एप 11 to 20 डिस्क लिखने का असली मकसद है आपको हंसाना, चौंकाना और एंटरटेन करना। अगर इसमें किसी असली इंसान या जगह जैसी चीज दिख जाए तो समझ लो बस आपकी इमेजिनेशन बहुत तेज है। 18 जोड़ अलर्ट। इसमें थोड़ी एडल्ट तड़का भी हो सकता है, तो 18 साल से कम वाले प्यारे बच्चों, आप लोग अभी डोरेमोन या मोटू पतलू देखकर खुश रहो। बड़े लोग दिल थाम के पढ़ें, लेकिन बाद में प्लीज हमें ब्लेम मत करना। ध्यान रहे, ये सब फिक्शन है, असली नहीं। तो किसी कैरेक्टर को देखकर ये मत कहना, अरे ये तो हमारे मोहल्ले वाले शर्मा जी जैसे हैं। पढ़ो, हंसो और मजे लो। अध्याय 11। कस्टम आइटम्स। सुबह के सूरज की हल्की चमक कांच की खिड़कियों से छनकर आर्यन के पेंट हाउस के साधारण लेकिन सुंदर इंटीरियर पर सुनहरी धारियां बना रही थी। बालकनी के हल्के खुले दरवाजे से एक धीमी हवा अंदर आ रही थी, जो अपने साथ जागते हुए शहर की दूर की आवाजें ला रही थी। आर्यन ने अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और एक शांत, सहज मुस्कान के साथ बिस्तर पर बैठ गया। जब से सिस्टम उसकी जिंदगी में आया था, सुबह का माहौल ही बदल गया था। न कोई जल्दी, न कोई अलार्म, न कोई चिंता। मुझे लगता है कि यह मन की शांति और किसी भी चीज की चिंता न करने का असर है। यह आजादी जैसा महसूस होता है। सिस्टम, उसने अभी भी नींद भरी आवाज में कहा, साइन इन। उसके दिमाग में एक धीमी घंटी बजी। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको एक कस्टम मेड घड़ी। पार्ट 1। फिलिप कैलायरा 5196P मोनाक एडिशन। एक कस्टम मेड सूट, सेविल रो लैंगफोर्ड मॉडल 2 पीस और एक कस्टम मेड जूता, जॉर्ज क्लेवली चर्चिल लास्ट होलकट मिला है। आइटम्स अलमारी में हैं। क्या? आर्यन ने पलकें झपकाई। उसे सूचना को 2 बार पढ़ना पड़ा, तब जाकर बात समझ में आई। एक कस्टम घड़ी, सूट और जूते। वह अविश्वास में हंसा और अपनी आंखें मली। लगता है सिस्टम सच में मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अभी भी थोड़ा हैरान, वो बिस्तर से उतरा और लगभग खाली, बड़ी सी वॉक इन अलमारी की ओर चला गया। जैसे ही उसने अलमारी के दरवाजे खोले, उसका स्वागत 3 ऐसी शानदार चीजों ने किया जिनसे अमीरी, नफासत और पुरानी दुनिया की कारीगरी झलक रही थी। सबसे दाईं ओर एक गहरे भूरे रंग का साधारण गत्ते का डिब्बा रखा था, जिस पर एक हल्का उभरा हुआ लोगो था और उसके नीचे नर्म हाथीदांत रंग में पार्ट 1 लिखा हुआ था। उसके बगल में एक चारकोल रंग का सूती गारमेंट बैग था, जो करीने से बंद था और जिसके ऊपरी हिस्से पर सफेद धागे से एंडरसन एंड शेपर्ड सिला हुआ था। और बाईं ओर एक गहरे हरे रंग का आयताकार जूते का डिब्बा था, जिस पर एक शांत सुनहरे फॉयल वाला लोगो था, जिस पर जॉर्ज क्लेवली लिखा था। आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा क्रिसमस की सुबह तोहफों को घूर रहा हो। उसने सबसे पहले पार्ट 1 फिलिप का डिब्बा उठाया। बाहरी कवर उठाने पर अंदर एक पॉलिश किया हुआ लेकर वाला प्रेजेंटेशन बॉक्स निकला, जिसकी चमकदार महोगनी फिनिश सुबह की रोशनी में चमक रही थी। उसने उसे खोला और वहां वह थी, घड़ी। यह एक नरम गद्दी पर धीरे से रखी हुई थी। उसका प्लेटिनम केस चमक रहा था। स्लेटी ग्रे डायल शांत और सुंदर था और सफेद सोने के अंक सूक्ष्म लेकिन नफीस थे। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान और भी ज्यादा खींचा, वह थी उसके चारों ओर की चीजें। एक सोने की प्लेट जिस पर मोनाक एडिशन शब्द खुदे हुए थे, पार्ट 1 की मुहर वाला एक सीलबंद लिफाफा और मोटे क्रीम रंग के कागज पर छपा एक पत्र। उसने लिफाफा खोला और अंदर के सर्टिफिकेट को खोला। उत्पत्ति का प्रमाण पत्र, खास तौर पर बनाया गया पीस 1 में से एक। कैलायरा 5196P मोनाक एडिशन इनके लिए बनाया गया, आर्यन शर्मा। दूसरा पत्र खुद पार्ट 1 की ओर से था, हाथ से लिखा हुआ, जिसमें एक विरासत को कमीशन करने के लिए उसका धन्यवाद किया गया था। आर्यन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये पागलपन है। उसने घड़ी उठाई और अपनी कलाई पर बांध ली। जैसे ही अकड़ा अपनी जगह पर लगा, जानकारी की एक धारा उसके दिमाग में बहने लगी। ये परफेक्ट महसूस हुई। संतुलित पट्टा उसकी कलाई पर ऐसे फिट हो गया जैसे वह वहीं के लिए बना हो। भारी नहीं, लेकिन निश्चित रूप से मौजूद। हर टिक सटीक और सोची समझी लग रही थी, जैसे समय खुद अब आर्यन की रफ्तार से चल रहा हो। उसने उसे धीरे से उतारा और वापस उसके केस में रख दिया। अब सूट की बारी। उसने एंडरसन एंड शेपर्ड गारमेंट बैग की जिप खोली और धीरे धीरे अंदर रखे सूट को बाहर निकाला। आधी रात जैसा गहरा नीला रंग, ऊन इतनी नरम थी कि लगभग कश्मीरी जैसी लग रही थी, और फिर भी बुनाई में एक मजबूती थी जो विरासत की कहानी कहती थी। उसने सिर हिलाया, खुद भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ पहनूंगा। आखिर में वह जूते के डिब्बे की ओर मुड़ा। उसने ढक्कन उठाया तो अंदर गहरे लाल रंग के 2 नरम फ्लैनल बैग निकले। अंदर लुभावने होलकट ऑक्सफोर्ड जूतों की एक जोड़ी थी, चिकनी, बिना सिलाई वाली और बेदाग। सिस्टम, वो बुदबुदाया, तुम सच में खुद को पार कर रहे हो। मुझे खुशी है कि वे आपको पसंद आए होस्ट। पसंद आए? मुझे ये बहुत पसंद आए। एक पल के लिए वो बस वहीं खड़ा रहा, उन चीजों को ऐसे घूरता रहा जैसे वे किसी संग्रहालय में रखी हों। उसे क्वालिटी को समझने के लिए विलासिता को जानने की जरूरत नहीं थी, वो इसे महसूस कर सकता था।
जहां तक उनकी कीमत की बात है, घड़ी लगभग 5 करोड़ रुपए, सूट लगभग 12 लाख रुपए, जूते लगभग 7 लाख रुपए, कुल मिलाकर 5 करोड़ से भी ज्यादा की कस्टम कारीगरी उसकी अलमारी में चुपचाप रखी थी और उसके खाते से 1 रुपया भी नहीं गया था। अच्छी चीजें होना सच में अच्छा लगता है। आंखों में एक चमक लिए वो बाथरूम की ओर चला गया। वह नहाना चाहता था और सूट को आजमाना चाहता था। 40 मिनट बाद आर्यन पूरे कद के आईने के सामने खड़ा था। सूट उस पर ऐसे फिट हो रहा था जैसे दर्जी ने उसके शरीर पर ही एक एक धागा करके सिला हो। आधी रात जैसा गहरा नीला रंग उसकी त्वचा पर खिल रहा था, जो उसे एक परिपक्व और शांत लुक दे रहा था। ऊन की हल्की चमक रोशनी को बस उतना ही पकड़ रही थी जितनी जरूरत थी, कभी भड़कीली नहीं, हमेशा संयमित। कंधे उसे पूरी तरह से फ्रेम कर रहे थे और आगे की ओर कटी आस्तीन उसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व दे रही थी। जॉर्ज क्लेवली के होलकट जूतों ने लुक को पूरा किया, उसे एक सुंदर लेकिन शांत और शक्तिशाली रूप दिया। और उसकी कलाई पर पाटेक फिलिप मोनाक एडिशन ने पहनावे को पूरा किया, जिससे वह नफीस, शाही और आत्मविश्वासी दिख रहा था। कुल मिलाकर वह एकदम शाही और क्लासिक लग रहा था। उसके छोटे काले बाल करीने से संवारे हुए थे। उसकी समुद्र जैसी गहरी नीली आंखें सूट के गहरे नीले रंग के सामने और भी तेज और भेदक लग रही थीं। उसका शरीर दुबला लेकिन एथलेटिक सूट को अच्छी तरह से कैरी कर रहा था। पहली बार वह सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उस कमरे में रहने के लायक है, उसे देखकर लग रहा था कि वह उस कमरे का मालिक है। आर्यन ने अपने कफ ठीक किए, अपने जूतों पर नजर डाली, फिर वापस आईने में देखा। वाह, वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, मैं सच में काफी अच्छा दिखता हूँ। अच्छा है, मेरे पास पहनावा है, बस एक मौके की जरूरत है। फिर बिना बुलाए ही एक चेहरा उसके दिमाग में कौंध गया, सान्या का। वह धीरे से हंसा और अपना सिर हिलाया। जिस तरह हमारी पिछली बातचीत खत्म हुई, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वह जल्द ही एक और कैजुअल दावत के साथ फोन करे। उसकी अभी कोई योजना नहीं थी और न ही किसी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन अब अगर कुछ होता है तो वह तैयार था। फिलहाल उसने सूट, जूता और घड़ी उतारी और अपने लिए कुछ खाने को बनाने लगा। दोपहर की शुरुआत में पेंटहाउस का दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। उसने सोफे पर एप्पल लोगो वाला एक छोटा शॉपिंग बैग गिराया और खुद भी उसमें धंस गया। वह अपना फोन सेट करने ही वाला था कि वह वाइब्रेट हुआ। उसने चेक किया और देखा कि यह सान्या का एक मैसेज था। हाय, कल के लिए माफ करना, मैं अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगने के लिए तुम्हें डिनर या ड्रिंक पर बुलाना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम मेरी माफी स्वीकार करोगे। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि वह एक मैसेज भेजेगी, इसलिए उसे खास हैरानी नहीं हुई, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले अपना नया फोन सेट किया। फोन सेटअप पूरा करने के बाद उसने जवाब देने का फैसला किया। उसने इस बारे में सोचा था और उसने उसका निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास घर पर करने के लिए कुछ नहीं था। दोनों ही मेरे लिए ठीक है, मुझे समय और जगह बताओ और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तुरंत उसे उसकी ओर से एक जवाब मिला, जवाब देने और मेरी माफी स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। शहर में एक बहुत अच्छा डाइनर है, कैफे विलायत, चलो वहीं मिलते हैं, शाम 6 बजे। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, शुक्रिया। आर्यन ने आह भरकर अपना फोन सोफे पर गिरा दिया। उसने अपने लिए एक नया फोन ले लिया था, आईफोन 16 प्रो मैक्स। एक फोन पर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना अजीब लग रहा था। सिर्फ 3 दिन पहले वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। ये कम से कम कहने के लिए अजीब और सपने जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन वह इसका आनंद ले रहा था। अध्याय 12, सान्या के साथ डिनर। सूरज अभी अभी क्षितिज के नीचे डूबा था और शहर के धुंधले आसमान पर बैंगनी और सुनहरी रंगत छोड़ गया था। शहर के बीचों बीच रात की रौनक बढ़ने लगी थी। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाकर जल उठी थीं। वैले अटेंडेंट बड़ी कुशलता से गाड़ियां पार्क कर रहे थे और लग्जरी कारें शानदार पार्किंग बे में फिसलती जा रही थीं। आर्यन ने कैफे विलायत के सामने अपनी गाड़ी रोकी। यह एक शांत लेकिन मशहूर हाई एंड डाइनर था, जो एक बुटीक वाइन सेलर और एक ग्लास आर्ट गैलरी के बीच छिपा हुआ था। रेस्टोरेंट का ब्रश किए हुए स्टील का साइन बोर्ड तब तक मुश्किल से ही नजर आता था जब तक कि आप जानते न हो कि क्या ढूंढना है। सिर्फ पहुंचे हुए लोग ही यहाँ का रास्ता जानते थे। वह अपनी कार से बाहर निकला और अपने आधी रात जैसे गहरे नीले रंग के लैंगफोर्ड सूट का लेपल ठीक किया। जैसे ही उसने अपनी कफ नीचे की, उसकी पाटेक घड़ी धीमी रोशनी में हल्की सी चमकी। उसके जॉर्ज क्लेवली ऑक्सफोर्ड जूतों ने प्रवेश द्वार की ओर चलते समय कोई आवाज नहीं की, जो उसे एक हल्के पैरों वाली शान दे रहे थे। एक बार अंदर जाने पर माहौल ने उसे एक मखमली पर्दे की तरह घेर लिया। धीमी रोशनी वाले झूमर, एक छोटे पियानो से छनकर आता जैज संगीत और ट्रफल ऑयल और पुरानी लकड़ी की हल्की महक। एक होस्टेस ने हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। कैफे विलायत में आपका स्वागत है, सर। क्या आपने रिजर्वेशन कराया है? नहीं, सान्या कपूर, होस्टेस ने एक जानने वाले अंदाज में सिर हिलाया।
प्राइवेट बूथ नंबर 3, गलियारे से सीधे नीचे, उसने कहा। आर्यन ने चुपचाप धन्यवाद दिया और शानदार गलियारे से गुजरने लगा। उसने जल्दी ही बूथ देख लिया। अर्धबंद बैठने की व्यवस्था ने बिना घुटन महसूस कराए प्राइवेसी दे रखी थी। अंदर सान्या सीधी बैठी थी। उसने पन्ने जैसे गहरे हरे रंग की एक सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके शरीर पर सलीके से फिट हो रही थी। उसके बाल धीली लहरों में संवारे हुए थे और एक नर्म सोने का पेंडेंट उसकी कॉलरबोन के ठीक ऊपर टिका हुआ था। जैसे ही दरवाजा चरमरा कर खुला, उसने ऊपर देखा। उसका शरीर हल्का सा तन गया, फिर उसे देखते ही तुरंत सामान्य हो गया। हे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी लेकिन सावधानी थी। हाय, आर्यन ने जवाब दिया, अंदर आते हुए और दरवाजे को धीरे से अपने पीछे बंद करते हुए। वो उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। आने के लिए शुक्रिया, उसने कहा। उसके लहजे में ईमानदारी थी। कोई बात नहीं, मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, उसने जल्दी से कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आर्यन ने सिर हिलाया और चमड़े से बंधे मेन्यू की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने मेन्यू देखना शुरू किया, सान्या ने उसे ध्यान से देखने का मौका ले लिया। उसकी नजरें उसके पहनावे पर घूमी। सूक्ष्म लेकिन सधी हुई, कपड़े के प्रकार, सूट की कटाई, साफ सुथरी लाइनों और सबसे बढ़कर किसी भी लोगों का न होना। दिखावे वाले कोई लेबल नहीं थे, न ही हीरो से जड़ी कोई घड़ी थी जो ध्यान खींचने के लिए चीख रही हो। हाई क्लास फैशन की आदी होने के नाते उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी। सूट रेडीमेड नहीं था, घड़ी आम घड़ी नहीं थी, वह जूतों के चमड़े को भी नहीं पहचान पाई, लेकिन वह बता सकती थी कि वे साधारण नहीं थे। ये या तो बहुत पुराने और बड़े पैसे वाले खानदान से है, उसने सोचा, या फिर कुछ और ही है। इससे पहले कि वह ज्यादा सोचती या उसे घूरती, क्योंकि वो कल की तरह की स्थिति नहीं दोहराना चाहती थी। अगले ही पल एक वेट्रेस हाथ में टैबलेट लिए बूथ में आए। सान्या मुस्कुराई और जल्दी से अपना ऑर्डर दे दिया, व्हाइट ट्रफल पास्ता, जो उस जगह की खासियत थी। आर्यन ने हनी ग्लेज्ड लैम्प के साथ रोजमेरी रिसोटो का ऑर्डर दिया। सिर झुकाकर वेट्रेस उन्हें खामोशी में छोड़कर चली गई। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, सान्या ने कहा। उसकी आवाज नर्म थी और आंखों में सच्चाई थी। शुक्रिया, आर्यन ने मुस्कान लौटाते हुए जवाब दिया। तुम खूबसूरत लग रही हो। सच में, शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, लेकिन मैं अच्छी दिखना चाहती थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। सान्या मन ही मन हंसी। तुम ज्यादा बातूनी नहीं हो, है ना? मेरे पास आमतौर पर कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसने कहा, थोड़ा पीछे टिककर बैठते हुए। उसने अपने स्पार्कलिंग वाटर का गिलास उठाया और एक धीमा घूंट लिया। खैर, उसने कहा, मुझसे मिलने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। मुझे सच में यकीन नहीं था कि मेरे उस दिन के बर्ताव के बाद तुम हाँ कहोगे। कोई बात नहीं। नहीं, उसने जोर दिया। ये ठीक नहीं था। मैं जासूसी कर रही थी। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी और मैं तुमसे ऐसे सवाल कर रही थी जैसे कोई इंटरव्यू ले रही हूँ। तुम पहले ही माफी मांग चुकी हो, तो कोई बात नहीं, आर्यन ने कहा। वह धीरे से हंसी, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि वह इस बात को दिल पर नहीं ले रहा था। मैं अपनी जिज्ञासा को दोष देती हूँ। इसने मुझे इतनी बार मुश्किल में डाला है जितनी मैं गिन भी नहीं सकती। आर्यन ने हल्की सी भौं उठाई। ये तुम्हारी आदत है? कुछ, उसने कंधे उचकाए। लेकिन मेरे बचाव में, कैफे विलायत में लोगों की जुबान खुल ही जाती है। मैं आज रात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनका ट्रफल पास्ता और हनी ग्लेज्ड लैम्प लाजवाब है, और मुझे वैसे भी एक ब्रेक की सख्त जरूरत थी। मेरा हफ्ता बहुत उथल पुथल भरा रहा। 2 फैमिली डिनर, 3 चैरिटी इवेंट्स और मेरी सबसे अच्छी दोस्त किसी ऐसी बात पर मेरा फोन बजाए जा रही थी जो शायद जरूरी भी नहीं थी। काफी व्यस्त रहा होगा, आर्यन ने कहा। तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैं तो बस पागल होने वाली थी। तुम्हारा कैसा रहा? तुम्हारा हफ्ता कैसा था? आर्यन ने एक सेकंड के लिए सोचा। उसकी नजरें हल्की सी नीचे झुकी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की झलकियां उसके दिमाग में कौंध गईं। बैंक के अलर्ट, लग्जरी डिलीवरी, ये बेतुका परफेक्ट सूट जो उसने पहना है, और एक रहस्यमयी सिस्टम जो उसकी जिंदगी बदल रहा है। बहुत अच्छा रहा, उसने अपना जवाब सरल रखते हुए कहा। सान्या ने अपना सिर झुकाया। देखो, मैं इसी की बात कर रही हूँ। तुम एक वाक्य कहते हो और मेरे दिमाग में और सवाल आ जाते हैं। तुम्हें समझना नामुमकिन है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। ऐसा है क्या? वह फिर से हंसी। ठीक है, मैं और जासूसी नहीं करूंगी, वादा। वह रुकी, अपनी उंगली को गिलास के किनारे पर हल्के से थपथपाते हुए। मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि तुम मजे के लिए क्या करते हो। आर्यन ने पलकें झपकाई, फिर हंस पड़ा। कुछ खास नहीं, मैं यहाँ नया हूँ। मैं ज्यादातर घर के अंदर ही रहता हूँ। मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है। सच में, उसने हैरानी से पलकें झपकाई, इसे छिपाए बिना। तुम बाहर नहीं जाते? क्लब, आर्ट गैलरी, बीच ड्राइव? नहीं। वह सोच में डूबकर पीछे बैठ गई। फिर उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। ये अप्रत्याशित है।
लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अभी अभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो इसे ठीक कर सकता है। ओह, आज रात मेरे दोस्तों और मेरी एक प्राइवेट गैदरिंग है। ड्रिंक्स, बातचीत, संगीत, कुछ ज्यादा क्रेजी नहीं। अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें उन सब से मिलवा सकती हूँ। आर्यन ने एक पल के लिए उसे देखा, विचार करते हुए, फिर सिर हिला दिया। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत बढ़िया, हम डिनर के बाद निकलेंगे। कुछ ही पलों में उनका खाना आ गया। प्लेटें कलात्मक रूप से सजाई गई थीं। आर्यन का हनी ग्लेज्ड लैम्ब जड़ी बूटियों वाले रिसोटो के बगल में रखा था, जिसके ऊपर भुनी हुई शतावरी की परत थी। अंजीर के सॉस की एक बूंद ने रंग और स्वाद दोनों बढ़ा दिए थे। सानिया का ट्रफल पास्ता ऊपर की रोशनी में चमक रहा था। पतले कटे हुए सफेद ट्रफल एक मलाईदार पेकोरिनो बेस में हाथ से बने फेटुचिनी के रिबन पर लिपटे हुए थे। दोनों व्यंजन खुशबूदार, गर्म और सुरुचिपूर्ण ढंग से परोसे गए थे। दोनों ने पहले कुछ मिनट साथ में खामोशी से खाया, अपने भोजन का स्वाद लेते हुए। निवालों के बीच वे कभी कभी एक दूसरे पर नजर डालते। अब उनके बीच का माहौल ज्यादा सहज था। सानिया ने अपना वादा निभाया था क्योंकि उसने कोई भी जासूसी वाले सवाल नहीं पूछे, और आर्यन ने भोजन और साथ दोनों का आनंद लिया। जब प्लेटें साफ हो गईं और मिठाई को विनम्रता से मना कर दिया गया तो सानिया ने बिल के लिए इशारा किया। आर्यन ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसने एक तेज इशारे से उसे रोक दिया। यह मेरी तरफ से, यह मेरा माफी वाला डिनर था, याद है? वो मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे ये करने दिया, लेकिन मन ही मन उसने फैसला किया कि अगर रात अच्छी गुजरी तो वो उसे किसी दिन डिनर पर बुलाएगा। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर ठंडी शाम की हवा में निकले, सानिया उसकी ओर मुड़ी। मैं आगे चलती हूँ, तुम मेरे पीछे आ सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है। वे अपनी कारों की ओर चले। सड़क पर कभी कभार गुजरने वाले वाहन के अलावा शांति थी। आर्यन अपनी सीट पर बैठा, इंजन चालू किया और सानिया की चांदी जैसी कार का पीछा करने लगा जो किनारे से दूर चली गई थी। और बस ऐसे ही एक शांत दिन पूरी तरह से कुछ और में बदल गया था। आर्यन नहीं जानता था कि रात क्या लेकर आएगी, लेकिन वह उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहा था। अध्याय 13, सानिया के दोस्त। एक्लिप्स वेस्ट नाइट क्लब की अंडरग्राउंड पार्किंग। धीमी रोशनी वाले अंडरग्राउंड गैराज में आर्यन की कार के टायर सानिया की चांदी जैसी कार के बगल में धीरे से आकर रुके। छत की बीमों पर लगी हल्की रोशनी चमक रही थी, जो पॉलिश किए हुए कंक्रीट पर एक ठंडी सी छटा बिखेर रही थी और खास वीआईपी जोन में खड़ी शानदार गाड़ियों को और भी आकर्षक बना रही थी। आर्यन बाहर निकला और अपने आधी रात जैसे गहरे नीले रंग के लैंगफोर्ड सूट को सामने से हल्का सा खींचा। इस हरकत से जैकेट उसकी छाती पर ठीक से बैठ गई और नरम कपड़ा उसके शरीर से सट गया। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसे अभी भी एक नाइट क्लब में घुसने का विचार पूरी तरह से हजम नहीं हुआ था। जब सानिया ने उसे बताया था कि उसके दोस्त मिल रहे हैं, तो उसने यह नहीं बताया था कि यह एक नाइट क्लब में होगा। ऐसी जगह पर आना थोड़ा अजीब लग रहा था और वह इस अनुभव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आर्यन, सानिया की आवाज गर्मजोशी से गूंजी। वो कुछ फीट दूर खड़ी थी। पार्किंग की हल्की रोशनी में उसकी आकृति उभर रही थी। उसने गहरे नीले रंग की जो ड्रेस पहनी थी, उसमें वह बिना किसी मेहनत के बहुत स्टाइलिश लग रही थी। साथ में एक साधारण क्लच और हील्स थीं। वो उसकी ओर चला गया और जब वे कोने में एक पहरेदार वाले दरवाजे के पास पहुंचे तो उसकी चाल से चाल मिला ली। यह अंडरग्राउंड पार्किंग सिर्फ यहाँ के वीआईपी सदस्यों के लिए है, सानिया ने चलते हुए तिरछी नजर से उसे देखते हुए समझाया। इस तरह तुम मुख्य प्रवेश द्वार और लाइनों से बच जाते हो। ये ज्यादा शांत है। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने इस स्पष्टीकरण की सराहना की, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने इस बात की सराहना की कि उसने यह बात बिना किसी घमंड के बताई थी। जब वे पहले मुख्य प्रवेश द्वार के पास से गुजरे थे तो उसने भीड़ की एक झलक देखी थी। लोगों की एक लंबी लाइन अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, हाथों में फोन लिए, और बाउंसर अफरा तफरी को संभाल रहे थे। इस निजी रास्ते की तुलना में वो एक अलग ही दुनिया लग रही थी। उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि अमीरों के बीच चीजें कैसे काम करती हैं। उसे यह अच्छा भी लगा, ये खास बर्ताव। पैसा सच में दरवाजे खोल देता है। दरबान, एक अधेड़ मजबूत आदमी जो शानदार काले सूट में था, ने सानिया को तुरंत पहचान लिया और बिना एक शब्द कहे उसने उन दोनों के लिए दरवाजा खोल दिया। वे एक शांत हॉलवे में हुए। जगह संकरी थी, जिसमें मैट ब्लैक दीवारें और ऐसी रोशनी थी जो रास्ते को बिना चुभे रोशन कर रही थी। आखिर में एक चिकना काला सुरक्षा दरवाजा था जो दीवार के साथ समतल था और जिस पर एक छोटे कार्ड रीडर के अलावा कोई निशान नहीं था। सानिया ने एक पतला काला कार्ड निकाला जिस पर क्लब का लोगो भरा हुआ था। उसने उसे रीडर पर टैप किया और एक धीमी बीप की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और उसे आर्यन के लिए थोड़ा पकड़कर रखा, जो उसके पीछे अंदर चला गया। दूसरी तरफ एक चौड़ा गलियारा था जो आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से रोशन था और जिसके दोनों ओर कई भारी साउंड प्रूफ दरवाजे थे। आर्यन को ये किसी नाइट क्लब की कल्पना से ज्यादा किसी 5 स्टार होटल के लग्जरी स्वीट के गलियारे जैसा लगा।
हमारा बूथ इस तरफ है, सानिया ने कहा। वे कुछ कदम नीचे चले और एक दरवाजे पर पहुंचे, जिसे सानिया ने हल्के धक्के से खोल दिया। अंदर बूथ अपने आप में एक लाउंज स्वीट था, इतना बड़ा कि 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। एक लंबी एल आकार की मखमली सीट थी जो एक मैट ब्लैक कॉकटेल टेबल के चारों ओर फैली हुई थी। ऊपर हल्की रोशनी लटक रही थी और दीवार के साथ एक बार शेल्फ थी जिसमें सुनहरे रंग के कांच के नीचे प्रीमियम शराब की बोतलें सजी थीं। लाउंज में 6 और लोग बैठे थे, देर से किशोरावस्था से लेकर 20-21 साल के युवक युवतियां, सभी ऐसे तैयार थे जैसे किसी फैशन मैगजीन से बाहर निकल कर आए हों। वे बातचीत और हंसी मजाक के बीच में थे जब दरवाजा खुला। कमरा लगभग तुरंत शांत हो गया। सभी के सिर दरवाजे की ओर घूम गए। उन्होंने पहले सानिया को देखा, फिर उसके बगल में खड़े एक सुंदर पोशाक में एक अनजान लड़के को। वे तुरंत आर्यन की पहचान जानने और यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि उसका सानिया से क्या संबंध है। सानिया, कृति, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, ने एक भौं उठाई। उसके लहजे में हैरानी और प्रशंसा दोनों थी। दोस्तों, सानिया ने चमकते हुए कहा, थोड़ा मुड़ते हुए, यह आर्यन है। आर्यन, मेरे दोस्तों से मिलो। एक पल की खामोशी छा गई और उन सभी का ध्यान पूरी तरह से आर्यन पर केंद्रित हो गया। सानिया ने उनके भाव देखे, चौड़ी आंखें, हल्की सी पहचान और दबी हुई जिज्ञासा। वो मन ही मन मुस्कुराई। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। आकाश के श्वेत कमल कॉम्प्लेक्स के मालिक के बारे में बताने के बाद आर्यन नाम उनके सोशल सर्कल में कुछ मायने रखने लगा था। और चाहे यह आर्यन वही हो जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी या नहीं, जिस तरह से वह खुद को पेश कर रहा था उससे लोग यही मानेंगे। आर्यन, उसने लाउंज की ओर इशारा किया, आगे बढ़ो, आराम से बैठो। आर्यन ने एक बार सिर हिलाया और सबसे दूर कोने में एक युवक के बगल में बैठ गया जो उससे थोड़ा बड़ा लग रहा था, शायद 22 या 23 साल का। उसने उस लड़के को विनम्रता से सिर हिलाया। दूसरे आदमी ने सामान्य बने रहने की कोशिश करते हुए जवाब में सिर हिलाया, हालांकि उसकी जिज्ञासा उससे साफ झलक रही थी। सानिया कृति के बगल में खाली जगह पर बैठ गई। कृति अपनी ओर से आर्यन को ऐसे देख रही थी जैसे वह एक जीती जागती पहेली हो जिसे वह सुलझाने के लिए बेताब थी। तनाव को एक तार की तरह कसते हुए महसूस करते हुए सानिया ने धीरे से खांसा। दोस्तों, तुम सब घूर रहे हो, तुम उसे असहज कर दोगे। जादू टूट गया और बूथ में शर्मिंदगी भरी हंसी की एक लहर दौड़ गई। आर्यन के बगल वाले लड़के ने अपनी मुट्ठी में खांसा और आखिरकार मुड़ा। माफ करना यार, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम बस कुछ जाना पहचाना सा लगा, घूरने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, आर्यन ने आसानी से कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन गर्मजोशी भरी थी। आजकल मैं काफी लोगों की जिज्ञासु नजरों को अपनी ओर खींच रहा हूँ। सानिया फिर से खांसी, इस बार अजीब तरह से, और मुंह फेर लिया। उसे निश्चित रूप से लगा कि यह बात उसी पर कही गई है। वो लड़का हंसा, सही है। उसने एक हाथ बढ़ाया, मेरा नाम करण है। आर्यन, उसने हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। बाकी समूह ने इसे अपना इशारा समझा। एक के बाद एक उन्होंने अपना परिचय दिया, लाना, आकाश, ईशा, मयंक, हापर और आखिर में कृति। आर्यन ने उन सभी को सिर हिलाकर या एक विनम्र मुस्कान के साथ स्वीकार किया। तुम लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया? सानिया ने बैठने के बाद पूछा। कर दिया है, करण ने जवाब दिया। वे कुछ ही देर में लेकर आते होंगे। सानिया एक पैर दूसरे पर रखकर पीछे टिक गई। ठीक है फिर तो, आर्यन, कृति ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा, तुम और सानिया कैसे मिले? सानिया ने मुंह बनाया। बेशक यही पहला सवाल था। यह एक तार्किक और अपेक्षित सवाल था, लेकिन जब उसे आर्यन के साथ हुई अपनी पहली अजीब मुलाकात याद आई तो उसे जो शर्मिंदगी महसूस हुई वह कम नहीं हुई। आर्यन ने सानिया के भावों में आए सूक्ष्म बदलाव को देख लिया था। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और जवाब दिया, हम एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। आर्यन का जवाब सुनकर सबने धीरे धीरे समझदारी से सिर हिलाया। यह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन उन्हें यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि उन दोनों के बीच जरूर कोई कहानी थी। तो तुम उस जगह पर नए होगे? कृति ने इस बार एक सच्ची मुस्कान के साथ जोर दिया। हाँ, आर्यन ने बस इतना कहा। ये सुनकर सबने फिर से सिर हिलाया, लेकिन इससे वे और भी ज्यादा उत्सुक और भ्रमित हो गए कि आर्यन और सानिया इतनी जल्दी एक दूसरे को कैसे जान गए। ये खासकर सानिया के लिए था। वह बहुत भ्रमित थी। सानिया के दोस्त होने के नाते वे उसके स्वभाव और इस तथ्य से वाकिफ थे कि वह कॉम्प्लेक्स में किसी से मुश्किल से ही बात करती है, लेकिन जब से उसने आर्यन को यहाँ बुलाया है तो जरूर कोई खास बात है। फिर भी उन्होंने और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने विषय को वापस उस चीज पर केंद्रित कर दिया जिसके लिए वे यहाँ आए थे, एक सामान्य जश्न मनाने के लिए। तभी बूथ का दरवाजा खुला और दो होस्टेस अंदर आईं, जो सुनहरे वक वाले कॉकटेल और कलात्मक रूप से सजाए गए एपेटाइजर से सजी ट्रे को संतुलित कर रही थीं। अध्याय 14, एक शानदार शाम। धीमी रोशनी पॉलिश किए हुए किनारों से टकराकर लाउंज बूथ के बीच में रखी मैट ब्लैक कॉकटेल टेबल पर चमक बिखेर रही थी। सब खामोश हो गए और देखने लगे कि ट्रे को धीरे धीरे मेज पर रखा जा रहा है।
एक ट्रे में शानदार एपेटाइजर सजाए गए थे, मिनी लॉबस्टर स्लाइडर्स जिन्हें मक्खन में सेके हुए ब्रियोश बन पर मेन लॉबस्टर टेल, टैरागोन सॉस और खाने लायक बेल की तरह सजे हुए माइक्रोग्रीन्स के साथ परोसा गया था। ट्रफल डक क्रोकेट्स, सुनहरे भूरे रंग के कुरकुरे गोले जिनके अंदर क्रीमी ब्लैक ट्रफल बेचमेल सॉस भरा था, चिल्ड ऑयस्टर्स जिन्हें कुचली हुई बर्फ पर रखा गया था, साथ में एक खास सॉस और ताजे कसे हुए हॉर्सरेडिश की बर्फ थी, और वाग्यू स्कीवर्स, A5 वाग्यू का हर टुकड़ा हल्के तिल में लिपटा हुआ और ऊपर से खाने लायक सोने के वक से सजा हुआ था। दूसरी ट्रे में सुरुचिपूर्ण गिलास और टम्बलर थे जो भरे हुए और परोसने के लिए तैयार थे, क्रिस्टल रोजे शैंपेन जिसकी हल्की गुलाबी रंगत धीमी रोशनी में झिलमिला रही थी, लीची रोयाल, हल्का और फूलों की महक वाला जिसमें शैंपेन और एल्डरफ्लावर लिकर का हल्का सा फिज था, ब्लैक गोल्ड मैनहट्टन्स जिनके किनारों पर सोने की धूल लगी थी और जिन्हें बर्फ के एक परफेक्ट गोले पर परोसा गया था, नॉयर एस्प्रेसो मार्टिनी जिनकी गहरी सुगंध पहले से ही कोल्ड ब्रू एस्प्रेसो और वैनिला वोडका के साथ हवा में ताजगी भर रही थी, और आखिर में कुछ कुकुम्बर क्लाउड कॉकटेल्स, खीरे के झाग और पुदीने की टहनियों से सजी नाजुक हरी परतें। ये पूरा इंतजाम खाने से ज्यादा किसी आर्ट गैलरी जैसा लग रहा था और आर्यन पलके झपकाए बिना नहीं रह सका। उसने इतनी नफीस पार्टी फूड कभी नहीं देखी थी और ऐसे लोगों के साथ एक मेज पर बैठना सपने जैसा लग रहा था जो इसे सामान्य मानते थे। करण ने हल्के से ताली बजाई और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अब जबकि ड्रिंक्स और खाना यहाँ है, वह खड़ा हो गया, उसका चेहरा खिल उठा। समय आ गया है। वह आर्यन की ओर थोड़ा मुड़ा। आर्यन, मुझे नहीं पता कि सान्या ने तुम्हें पूरी बात बताई है या नहीं, लेकिन हम आज रात यहाँ अपने दोस्त मयंक का जश्न मनाने के लिए आए हैं। उसने बूथ के दूसरी तरफ एक युवक की ओर इशारा किया। मयंक मुस्कुराया और विनम्रता से सिर हिलाया। वो अगले महीने हार्वर्ड से ग्रेजुएट हो रहा है और फैमिली बिजनेस में एक पद संभालेगा। इस घोषणा का स्वागत तालियों, ऊंचे उठे गिलासों और उत्साहपूर्ण बधाइयों के दौर के साथ हुआ। आर्यन ने भी सिर हिलाया और बधाई में ताली बजाई। ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात थी। उसे हल्की सी ईर्ष्या महसूस हुई क्योंकि वह भी यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, लेकिन यह भावना अस्पष्ट और क्षणिक थी और तुरंत ही गायब भी हो गई। करण वापस बैठ गया और मयंक खड़ा हो गया, हल्का सा झुकते हुए। शुक्रिया, उसने ईमानदारी से कहा। बूथ की दीवारों के पार से आती संगीत की दबी हुई आवाज के बावजूद उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये सच में बहुत मायने रखता है। वह रुका, अपना गिलास उठाते हुए आगे बोला। ज्यादातर लोगों के लिए ग्रेजुएशन का मतलब है कि आप आखिरकार स्कूल से फारिग हो गए, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब है कि मेरा परिवार अब मुझसे जिम्मेदार होने की उम्मीद करता है। इसका मतलब है कि मैंने एक पड़ाव पार किया है, कोई अंतिम रेखा नहीं। वह हल्का सा मुस्कुराया और अपने दोस्तों पर नजर डाली। असली बात यह है कि जब मुझे पद सौंपा जाएगा तो मैं कैसा प्रदर्शन करता हूँ। दबाव असली है, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। शायद कंपनी की किसी छोटी शाखा को कुछ बड़ा बना सकूं। कुछ और तालियां बजीं और मयंक ने एक बार फिर सिर झुकाया। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, चलो पार्टी शुरू करते हैं। इसके साथ ही उसने क्रिस्टल रोजे की बोतल उठाई, एक सधे हुए अंदाज में कॉर्क खोला और डालना शुरू कर दिया। उसने खुद से शुरुआत की, फिर एक एक करके गिलास भरता गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि सबको मिले। जब वह आर्यन के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया और दोनों हाथों से गिलास पेश किया, एक छोटा लेकिन सम्मानजनक इशारा। शुक्रिया, आर्यन ने सिर हिलाते हुए उसे स्वीकार करते हुए कहा। टोस्ट बिना किसी औपचारिकता के लेकिन दिल से था, बस गिलासों का एक साथ उठना, जिसके बाद बातचीत वापस सामान्य गपशप में बदल गई। आर्यन ने सिर्फ थोड़ा सा पिया, दिलचस्पी से ज्यादा सामाजिक शिष्टाचार के नाते। ये पहली बार था जब वह शराब पी रहा था और वह ज्यादा नहीं पीना चाहता था। वह पहले से ही बहुत कुछ ले रहा था, माहौल, खाना, लोग, ऊर्जा। उसने मिनी लॉबस्टर स्लाइडर्स में से एक उठाया और एक बाइट ली। स्वाद दिव्य था, मीठा, नमकीन और मक्खनी। ब्रियोश की गर्माहट में लॉबस्टर मुंह में घुलसा गया। बाकी लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, मयंक को इस बात पर छेड़ रहे थे कि वह अपने पहले दिन किस तरह का सूट पहनेगा। आर्यन ने देखा, सुना। जब उसे उचित लगा तो वह मुस्कुराया और जब बातचीत में शामिल किया गया तो सिर हिलाया, लेकिन ज्यादातर उसने सिर्फ अवलोकन किया। उसे आश्चर्य हुआ, उसे यहाँ अलग थलग महसूस नहीं हुआ। वे एक दूसरे के लिए दिखावा नहीं कर रहे थे, कोई किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुलीन परिवेश और पृष्ठभूमि के बावजूद समूह का माहौल सच्चा था, यहाँ तक कि उसकी और उनकी दिलचस्पी भी स्वाभाविक थी, जबरदस्ती की नहीं। वो लोगों को पढ़ सकता था। उसने जो कुछ भी देखा और सहा था, उसके बाद यह उसके लिए एक स्वाभाविक गुण था। और ये बच्चे, चाहे अमीर हो या ना हो, आज रात ईमानदार थे। यह उस दुनिया से बेतहाशा अलग था जिसे वह जानता था। धोखेबाजी से भरी ठंडी सड़कें, वहाँ लोग आपसे कुछ न कुछ चाहते थे। यहाँ किसी ने नहीं पूछा कि वह क्या करता है, किसी ने नहीं पूछा कि वह कौन सी कार चलाता है, तब भी नहीं जब वह एक ऐसा सूट पहन कर आया था जो कुछ लोगों के सालाना किराए से भी ज्यादा महंगा था।
उसने थोड़ी और शैंपेन पी, एक ट्रफल क्रोकेट का स्वाद चखा और खुद को मखमली सीट पर आराम से बैठने दिया। मेज के पार सान्या की नजर उस पर पड़ी और वो मुस्कुराई। उसने जवाब में उसे धीरे से सिर हिलाया। घंटे तेजी से बीत गए। यात्रा, बिजनेस स्कूल की गपशप, आने वाली गर्मियों की योजनाओं के बारे में बातचीत के बीच आर्यन ने खुद को सहज पाया। मयंक ध्यान का केंद्र बना रहा, जैसा कि उसे होना चाहिए था। उसके दोस्तों ने उसे टोस्ट किया, उसे छेड़ा, मजाक किया कि वह पहले महीने में ही अपने परिवार की विरासत को डुबो देगा। उसने सब कुछ शालीनता और हास्य के साथ लिया और आर्यन ने इसका सम्मान किया। आखिरकार खाने की ट्रे ज्यादातर खाली हो गईं, ड्रिंक्स पिघलती बर्फ और झाग के निशान तक सिमट गए। कमरा शांत हो गया था। रात गहरी होने के साथ बाहर का संगीत अब थोड़ा तेज हो गया था। सान्या ने अपने फोन पर समय देखा और धीरे से हंसी। लगभग आधी रात हो गई है। कृति ने जम्हाई ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपने मैसेज चेक किए बिना इतनी देर तक जाग गई। आज रात कोई गाड़ी नहीं चला रहा है ना? करण ने चारों ओर देखते हुए पूछा। सबने सिर हिला दिया। ठीक है, तो मेरा कहना है कि हम द मोंट ब्लैंक में रुकते हैं। आम सहमति की एक आवाज उठी। द मोंट ब्लैंक बगल में ही एक लग्जरी बुटीक होटल था, जो व्यावहारिक रूप से एक्लिप्स वेस्ट का ही एक हिस्सा था। उनमें से ज्यादातर ने वैसे भी पहले से ही सूट बुक कर रखे थे। यहाँ तक कि आर्यन ने भी खुद को सिर हिलाते हुए पाया। उसे इस योजना में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसी ने इस पर सवाल भी नहीं उठाया। वे खड़े हो गए, अंगड़ाई लेते हुए इस बारे में बात कर रहे थे कि किसे कौन सा कमरा मिला, जब सान्या ने आर्यन को धीरे से छुआ। चलो, उसने कहा, तुम भी रुक रहे हो, है ना? हाँ। वो खुश होकर मुस्कुराई। वे बूथ से बाहर निकले और निजी हॉलवे में चले गए। अब आते समय की तुलना में ऊर्जा शांत थी। बाहर ठंडक बढ़ गई थी। वैले ने उनकी कारों को रात भर के लिए पार्क करने के लिए ले लिया और होटल के एक कर्मचारी ने चेक इन की व्यवस्था में मदद की। 15 मिनट के भीतर सभी अपने अपने स्वीट में चले गए। द मोंट ब्लैंक होटल, आर्यन का कमरा। आर्यन बाथरूम से बाहर निकला। एक नरम तौलिया उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था। नहाने से मदद मिली थी। वह साफ, गर्मजोशी से भरा और अजीब तरह से खुश महसूस कर रहा था। उसे रात का आनंद लेने की उम्मीद नहीं थी। सच तो ये है, उसने सोचा था कि तनाव होगा, ईर्ष्या, निष्क्रिय आक्रामकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। न कोई पारिवारिक नाम लिया गया, न कोई डींगे हाँकी गईं, न कोई छिपे हुए पंजे। बस अमीर बच्चों का एक समूह था जो उसके साथ अपनों जैसा व्यवहार कर रहा था। वो बिस्तर पर गिर गया, अपने शरीर को चादरों में डूबने दिया। उसने सान्या के बारे में सोचा, करण के बारे में, मयंक के भाषण के बारे में, और इस बारे में कि कैसे वह रहस्यमयी सिस्टम वाला लड़का एक बार के लिए बिना किसी मेहनत के घुल मिल गया था। समूह की गतिशीलता ने उसे सान्या को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया। उसे अभी भी नहीं पता था कि यह नई जिंदगी क्या लेकर आएगी, लेकिन आज रात 4 सालों में पहली बार उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद में डूब गया। अध्याय 15, रोजमर्रा की चीजें। आर्यन धीरे धीरे जागते हुए बुदबुदाया। कुछ सेकंड बाद वह पूरी तरह से जाग चुका था। उसने नाइटस्टैंड से अपना फोन उठाया और देखा कि सान्या के कुछ मिस्ड कॉल और कुछ मैसेज आए हुए थे। हे, मैं तुम्हें देखने आई थी, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। हम अब निकल रहे हैं, अपना ख्याल रखना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल करना। कल के लिए एक बार फिर शुक्रिया, और मेरे दोस्तों को तुम पसंद आए। हम उम्मीद करते हैं कि तुमसे ज्यादा मुलाकात होगी। आर्यन मुस्कुराया और अपना फोन वापस नाइट स्टैंड पर रख दिया। उसे नहीं पता था कि सान्या का ये पहलू भी है। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में वह जितनी लोकप्रिय थी, उसे लगा था कि वह घमंडी और अहंकारी ईगोइस्टिक होगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसका चरित्र वास्तव में बहुत अच्छा था। लगता है मेरा नजरिया बहुत संकीर्ण था। उसने आह भरी और धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दिन के लिए तैयार होने बाथरूम चला गया। जब वो तैयार हो गया तो उसने होटल के फ्रंट डेस्क पर फोन करके अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करने को कहा। इंतजार करते हुए उसने दिन के लिए साइन इन करने का फैसला किया। सिस्टम, साइन इन, डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको 12 करोड़ रुपए, एक स्किल, वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार और एक स्किल, अदृश्य युद्ध कला मिली है। आर्यन इनामों से थोड़ा चौंक गया, लेकिन पिछले 4 दिनों में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था, उसके बाद उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। अगले ही पल उसके फोन पर उसके बैंक से क्रेडिट अलर्ट का मैसेज आया। उसने अपना फोन उठाया, मैसेज पर क्लिक किया और अपना बैलेंस चेक किया, और उसने देखा कि यह बढ़कर 18 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया था। यह एक पागल कर देने वाली रकम थी, एक ऐसी रकम जिसके बारे में आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में और इतनी कम उम्र में होगी। वो कुछ देर तक अवाक होकर अपने अकाउंट बैलेंस को घूरता रहा। यह पागलपन है कि एक हफ्ते से भी कम में चीजें इतनी बदल गई थीं।
आर्यन मुस्कुराया और अपना ध्यान मिली 2 स्किल्स पर लगाया और उन्हें सीख लिया। तुरंत उनका विवरण उसके दिमाग में प्रवाहित हो गया। वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार, ये स्किल उपयोगकर्ता को किसी भी माहौल में अपेक्षित सही व्यवहार, हाव भाव, तौर तरीके, बोलने का लहजा, ड्रेस कोड और सांस्कृतिक बारीकियों को सहज रूप से अपनाने की क्षमता देती है। अदृश्य युद्ध कला, ये स्किल दर्जनों मार्शल आर्ट दर्शनों से प्रेरणा लेकर तरल, विकसित तकनीकों का उपयोग करके किसी भी नजदीकी खतरे के प्रति सहज रूप से अनुकूल होने की क्षमता का प्रतीक है और फिर उनसे आगे निकल जाती है। वाह! दूसरी स्किल का विवरण पढ़कर आर्यन हैरानी में बुदबुदाया। उन्हें पाकर वह खुश महसूस कर रहा था। भले ही उसे नहीं पता था कि उसे युद्ध कला का उपयोग कब करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसे पाना अच्छा लग रहा था। इसने उसे सुरक्षा का एहसास दिलाया। लेकिन वह पहली स्किल पाकर खास तौर पर खुश था क्योंकि वह जानता था कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी भी उसके दिमाग में कुछ युद्ध परिदृश्य चल रहे थे और स्किल पहले से ही अपनी कीमत साबित कर रही थी। जितनी तेजी से उसकी दौलत बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उसका रुतबा भी बढ़ेगा और इसका मतलब है कि उसे कुछ सर्किलों में आमंत्रित किया जाएगा। इस स्किल के साथ वो वहां पूरी तरह से अनाड़ी जैसा व्यवहार नहीं करेगा। हमेशा की तरह शानदार इनाम, सिस्टम कभी निराश नहीं करता। आर्यन मुस्कुराया और अपना फोन उठाया। उसने जागने के बाद से सान्या के मैसेज का जवाब नहीं दिया था और न ही उसके कॉल का, और यह सही था कि वह ऐसा करे। उसने उसके मैसेज का जवाब दिया, उसे देखने आने के लिए और पिछली रात के लिए धन्यवाद दिया। उसने उसे बताया कि उसे उसके और उसके दोस्तों का साथ अच्छा लगा और वह उनसे दोबारा मिलना चाहेगा। मैसेज भेजने के बाद वह अपने बिस्तर पर गिर गया और सोचने लगा कि दिन में क्या करना है। अगले ही पल उसके दरवाजे पर हुई दस्तक की एक श्रृंखला से उसके विचार बाधित हुए। अंदर आ जाओ, खुला है, उसने कहा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और यूनिफॉर्म में एक महिला कर्मचारी एक ट्रॉली अंदर लेकर आए। कुछ मिनटों बाद आर्यन खाना खा चुका था और कुछ मिनट आराम कर चुका था। अब होटल छोड़ने का समय था। चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसने अपनी कार की चाबी और अपने सूट की जैकेट उठाई और कमरे से निकलकर फ्रंट डेस्क की ओर चला गया। उसने फ्रंट डेस्क पर काम निपटाया और बुटीक होटल से निकल गया, फिर अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर चला गया जहां उसकी कार खड़ी थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपनी कार और कुछ और कारें देखी। वो अपनी कार में बैठा और घर की ओर चल पड़ा। जब आर्यन घर पहुंचा तो उसने सबसे पहला काम सूट और घड़ी उतारकर कुछ ज्यादा आरामदायक कपड़े पहनना किया। जब वो ये कर चुका तो वह आराम करने के लिए लिविंग रूम में चला गया। उसने पहले ही सोच लिया था कि दिन में क्या करना है और दिमाग में कुछ नहीं आया। उसने टीवी चालू किया ताकि वह जिस सीरीज को देख रहा था उसे जारी रख सके, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसका मन उसमें नहीं लगा। उसके विचार सिस्टम और साइन इन फंक्शन की ओर चले गए और उसे किसी चीज के बारे में उत्सुकता हुई। सिस्टम, अगर मैं एक या ज्यादा दिन साइन इन न करूं तो क्या होगा? ये जमा हो जाता है और जब आप अपने जमा हुए साइन इन का उपयोग करते हैं तो आपके लिए और भी बेहतर इनाम पाने की संभावना अधिक होती है। और भी बेहतर इनाम? आर्यन सिस्टम के जवाब से चौंक गया। तुम्हारा मतलब है कि अब तक मुझे जो मिल रहा है उससे भी बेहतर इनाम है? बिल्कुल होस्ट, पागलपन है। सिर्फ 5 दिनों में उसे नकद इनाम के रूप में कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ रुपए, एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार, एक पेंट हाउस जिसे हासिल करने के लिए लाखों डॉलर और कनेक्शन की जरूरत होगी, और इमेंस वैल्यू का एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स मिला था। और फिर भी सिस्टम उसे बता रहा है कि इससे भी बेहतर इनाम है। अब आर्यन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि ये इनाम क्या होंगे, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो उनके लिए अपने साइन इन जमा करने को तैयार होगा? जहां तक जवाब का सवाल है, खैर नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। ये कहा जा सकता है कि आर्यन अभी भी सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा था और हर दिन के साइन इन इनामों के लिए उसकी जिज्ञासा तेजी से जल रही थी, और उसे अभी अपना साप्ताहिक साइन इन इनाम मिलना बाकी था। शायद अगले साप्ताहिक साइन इन के बाद वह जमा करना शुरू कर देगा, लेकिन जो निश्चित था वह ये था कि वह जल्द ही ऐसा नहीं करने वाला था। बस आर्यन का फोन वाइब्रेट हुआ, जिससे वह अपने विचारों से बाहर आ गया। उसने अपना फोन चेक किया और देखा कि यह सान्या का एक मैसेज था। सान्या, कल मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए शुक्रिया और मुझे खुशी है कि तुमने कल खूब मजे किए। अगली बार जब भी हमारी कोई गैदरिंग होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। आर्यन, जरूर, मैं इंतजार करूंगा। सान्या, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वे सब तुम्हारा कांटेक्ट चाहते हैं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना अगर मैं उन्हें दे दूं? आर्यन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसे उनका चरित्र पसंद आया था और उसने उन्हें अच्छे लोग माना था और वह उनसे दोस्ती करना चाहता था। उसके पास सान्या को अपना कांटेक्ट देने से रोकने का कोई कारण नहीं था। सान्या, शुक्रिया, वे बहुत खुश होंगे। आर्यन मैसेज देखकर मुस्कुराया। वह भी उनसे दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा था। अध्याय 16, पाक कला। अगली सुबह आर्यन अपने चेहरे पर रोज की तरह मुस्कान लिए हुए उठा। कल का दिन उसके लिए आरामदायक रहा था। भले ही उसने फिल्में देखने और गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं किया था, लेकिन ये बहुत सुकून देने वाला था।
वो बिस्तर से उठा और बाथरूम की ओर चला गया। कुछ मिनटों बाद वह बाहर था। उसने अपने कपड़े पहने और लिविंग रूम में उस गेम को जारी रखने के लिए चला गया जो वो कल सोने से पहले खेल रहा था। यह एक नया गेम था जो उसने कल ही खरीदा था और इसकी कहानी बहुत रोमांचक थी। उसने अपनी जगह ली और अपना गेमिंग कंसोल चालू किया। जब तक वह लोड हो रहा था, उसने दिन के लिए साइन इन करने का फैसला किया। सिस्टम साइन इन। डिंग, बधाई हो होस्ट। आपको एक स्किल वर्ल्ड क्लास पाक कला, एक स्किल परफेक्ट मेमोरी और जोड़ 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। वाह, और भी शानदार इनाम। हालांकि उसे कोई नकद इनाम या कोई कीमती चीज नहीं मिली थी, लेकिन जो 2 स्किल्स और एट्रीब्यूट पॉइंट्स उसे मिले थे वे अनमोल थे। उसने स्किल्स पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें सीखा और खाना पकाने की विभिन्न कलाओं और उससे जुड़ी हर चीज की जानकारी उसके दिमाग में बहने लगी। उसी समय उसे लगा जैसे उसके दिमाग को बहुत ज्यादा उत्तेजना मिली हो और बहुत सी यादें सतह पर आने लगी। उनमें से ज्यादातर यादें ऐसी थीं जिन्हें वह भूल चुका था, खासकर जब वह बहुत छोटा था। उसे याद आने लगा कि सब कुछ बिखरने से पहले उसके माता पिता के साथ चीजें कैसी थीं, वो दिन जब उसके पिता दरवाजे से बाहर चले गए थे। उसने जल्दी से उन यादों को दबा दिया और स्कूल से जुड़ी यादों पर ध्यान केंद्रित किया। स्किल के साथ अब उसे वह सब कुछ याद आ सकता था जो उसे स्कूल में सिखाया गया था और जो कुछ भी उसने कभी पढ़ा था। यहाँ तक कि कुछ ऐसी यादें भी जिनके बारे में उसे पता नहीं था और जो पहले एक सपने की तरह लगती थी, अब अत्यधिक स्पष्टता के साथ सामने आने लगी, जिससे वह हैरान रह गया। ये स्किल कमाल की है, आर्यन ने अविश्वास में बुदबुदाया। हमेशा की तरह सिस्टम कभी निराश नहीं करता। और हाँ, जैसे ही वे धुंधली यादें अत्यधिक स्पष्टता के साथ सामने आईं, वैसे ही उसकी शर्मिंदा करने वाली यादें भी पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गईं और आर्यन को खुद के लिए शर्मिंदगी की एक मजबूत लहर का सामना करना पड़ा, जिससे उसने मुंह बना लिया। लेकिन शायद वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार स्किल के कारण वो उन यादों से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। चलो इन एट्रीब्यूट पॉइंट्स को लगाते हैं, वो मुस्कुराया। स्टेटस होस्ट आर्यन शर्मा, उम्र 18, सिस्टम लेवल 1, ताकत 10, फुर्ती 8, स्टेमिना 12, एट्रीब्यूट पॉइंट्स 5। स्किल्स प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल, वर्ल्ड क्लास शिष्टाचार, वर्ल्ड क्लास पाक कला, अदृश्य युद्ध कला, परफेक्ट मेमोरी। इन्वेंटरी खाली, सिस्टम फंक्शन, साइन इन। इस बार अपनी स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए आर्यन को अचानक किसी चीज के बारे में उत्सुकता हुई। सिस्टम, मेरी ताकत दूसरों की तुलना में कितनी है? सिस्टम की बदौलत वह अपने एट्रीब्यूट्स में पॉइंट्स जोड़कर मजबूत हो सका था, लेकिन जबकि उसे महसूस हुआ था कि वह मजबूत हो गया है, उसे यह नहीं पता था कि वह कितना मजबूत है और दूसरों की तुलना में कैसा है। किसी भी तरह के एनहेंसमेंट के बिना एक इंसान सभी एट्रीब्यूट्स में अधिकतम 20 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। किसी भी तरह के एनहेंसमेंट के बिना, इसका क्या मतलब है? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। सिस्टम के जवाब के बिना भी उसे पहले से ही एक शक था। एनहेंसमेंट जैसे सीरम या इम्प्लांट्स जो ताकत और दूसरे एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए होते हैं। बिल्कुल जैसा मुझे शक था, लेकिन क्या ऐसे एनहेंसमेंट मुमकिन है? ऐसी चीजें तो सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होती हैं। उसने संभावना के बारे में सोचते हुए धीरे धीरे कहा, मैं भी क्या मजाक कर रहा हूँ। मेरे पास एक रहस्यमयी सिस्टम है जो मुझे दौलत और स्किल्स दे रहा है और मेरी ताकत भी बढ़ा रहा है। तो किसने कहा कि ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं हो सकती? इसके अलावा टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है और आई इस हद तक विकसित हो गया है कि चीजें डरावनी होती जा रही हैं। आर्यन ने ये सोचा और आह भरी। उसने उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना बंद करने का फैसला किया जो उससे संबंधित नहीं थी, कम से कम फिलहाल के लिए। उसने अपना ध्यान वापस एट्रीब्यूट पॉइंट्स पर लगाया और उन्हें उसी हिसाब से आवंटित किया। इस बार उसने 2 पॉइंट्स अपनी ताकत और अपने स्टेमिना में और 1 अपनी फुर्ती में लगाया। और पहली बार की तरह ही उसने उस गर्म लहर को अपने शरीर में महसूस किया, लेकिन इस बार ये पहले की तरह अस्पष्ट नहीं थी और वह इसे लगभग ठीक से महसूस कर सकता था। उसने महसूस किया कि यह उसके शरीर के एक अनजान क्षेत्र से बह रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। यह एहसास उसके तुरंत बाद गायब हो गया, लेकिन आर्यन महसूस कर सकता था कि वह पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। उसने अपनी मुट्ठी भींची और उसे लगा जैसे उसमें विस्फोटक शक्ति भरी हो, जिससे यह भ्रामक एहसास हुआ कि वह बिना किसी समस्या के दीवार में मुक्का मार सकता है। आर्यन स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत को अपने पेंट हाउस की दीवारों पर आजमाना नहीं चाहता था। क्या मुझे जिम जाना चाहिए? उसने इस बारे में सोचा, लेकिन आखिरकार इसके खिलाफ फैसला किया। खैर, मुझे भूख लगी है, चलो अपने लिए कुछ खाने को बनाते हैं। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया और सोफे से उठकर किचन में चला गया। जब से उसे खाना पकाने से जुड़ी एक वर्ल्ड क्लास स्किल मिली थी, उसे निश्चित रूप से इसे आजमाना था। उसने एक नए तरह के आत्मविश्वास के साथ किचन में कदम रखा। जिस क्षण उसने फ्रिज खोला, उसकी आंखों ने सामग्री को सटीक स्पष्टता के साथ स्कैन किया। जिन सामग्रियों को वो आमतौर पर नजरअंदाज कर देता था, अब वे संभावनाओं से भरी लग रही थीं। चिकन थाई,
ताज़ा लहसुन, जैस्मिन चावल, क्रीम का एक कार्टन, नींबू, थाइम, मक्खन। उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगी। उसने जो जरूरत थी वह उठाया और सब कुछ मार्बल काउंटर टॉप पर रख दिया। कोई रेसिपी या 2 बार सोचना नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड क्लास पाक कला स्किल ने पहले ही नियंत्रण कर लिया था। उसने जैस्मिन चावल को तब तक धोया जब तक कि पानी साफ ना हो गया, फिर उसे थोड़ी देर के लिए भिगो दिया। इस बीच उसने चिकन तैयार किया। थाई को लगभग किसी सर्जन की सटीकता से बिना हड्डी का किया। कुरकुरापन सुनिश्चित करने के लिए स्किन पर हल्के कट लगाए। उसने नमक, ताज़ी पिसी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और बस इतना नींबू का छिलका डाला कि खुशबू बढ़ जाए। इसके बाद पैन की बारी आई। उसने उसे मध्यम तेज आंच पर रखा और थोड़ा मक्खन और जैतून का तेल डाला। जैसे ही पैन गर्म हुआ, उसने लहसुन को कागज की तरह पतला पतला और प्याज को किसी मिशेलिन किचन के शेफ की तरह काटना शुरू कर दिया। चिकन पहले स्किन साइड नीचे गया। छन की आवाज के साथ ही मुंह में पानी लाने वाली खुशबू फैल गई। उसने जल्दी नहीं की, बस उसे धीरे धीरे पकने और कुरकुरा होने दिया। जब तक वह पक रहा था, उसने चावल शुरू किए। उसे मक्खन में प्याज के साथ हल्का सा भुना, फिर पानी और 1 चुटकी नमक डालकर ढक्कन से ढक दिया। उसने कलाई के एक झटके से चिकन को पलटा, एकदम सुनहरा भूरा। एक बार हो जाने के बाद उसने पैन में थोड़ी क्रीम और नींबू का रस डालकर उसे साफ किया और एक त्वरित पैन सॉस बनाने के लिए लहसुन और थाइम डाल दिए। अकेली खुशबू से ही उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। 10 मिनट बाद सब कुछ करीने से प्लेट में लगा दिया गया था। भड़कैला नहीं, बस साफ और सधा हुआ सुगंधित जैस्मिन चावल के ऊपर सिका हुआ चिकन, जिस पर नींबू लहसुन क्रीम सॉस डाला गया था और ताज़ी जड़ी बूटियों से सजाया गया था। आर्यन काउंटर पर बैठा, एक बाइट ली और पलकें झपकाईं। वाह, वह धीरे धीरे चबाते हुए बुदबुदाया। स्वाद गहरा लेकिन संतुलित था। क्रीमी, खट्टा, नमकीन। चावल नरम थे लेकिन चिपचिपे नहीं, और चिकन अंदर से रसदार और स्वाद से भरपूर था, और उसकी स्किन पर एक परफेक्ट कुरकुरापन था। ये सबसे अच्छा चिकन था जो उसने कभी खाया था। वो मन ही मन मुस्कुराया। ये स्किल सिर्फ तकनीकी नहीं थी, इसमें सहज ज्ञान भी था। आई लव यू सिस्टम। अध्याय 17, यादें और सच्चाई। आर्यन के लिए दिन बिना किसी खास घटना के बीत गया और अब शाम हो चुकी थी। वो सोफे से खड़ा हुआ और अपने अकड़े हुए शरीर को ढीला करने के लिए एक अंगड़ाई ली। वो पूरे दिन टीवी के सामने बैठा था, नए गेम पर ध्यान केंद्रित किए हुए और उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यह आसान नहीं था। गेम अपने नाम की तरह ही मुश्किल था। इन गेम्स को बनाने वाले लोग भी ना दूसरों को तकलीफ देकर खुश होते हैं। कोई मुझे इसके विपरीत नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनसे भी बड़ा हूं जो हार नहीं मान रहा। हाँ, आर्यन ने एक लंबी आह भरी। उसने अपने फोन पर नजर डाली और देखा कि 6 बज चुके थे। मैं 9 घंटे से ज्यादा समय से खेल रहा हूँ। वाह, मुझे थोड़ी ताज़ी हवा लेनी चाहिए। वो दरवाजे की ओर चला गया और अपनी कार की चाबी उठाकर पेंट हाउस से बाहर निकल गया। उसने शहर के चारों ओर एक शाम की ड्राइव करके कुछ ताज़ी हवा लेने का फैसला किया। आर्यन एस्टेट से बाहर निकला और बिना किसी मंजिल के सड़क पर गाड़ी चलाने लगा। जैसे जैसे वह गाड़ी चला रहा था, वो एक शांत शाम बिताने के लिए जगहों के बारे में सोचने लगा। उसे भूख नहीं थी, नहीं वो किसी से बात करना चाहता था या कोई खास काम करना चाहता था। उसे वास्तव में जिस चीज की जरूरत थी वह थी अपनी नई मिली दौलत का आनंद, शांति, खामोशी और प्रकृति की खूबसूरत आवाज के साथ लेना। जैसे ही उसने ये सोचा, उसने बीच पर जाने का फैसला किया। यही सबसे अच्छी जगह थी जो वह सोच सकता था। कुछ मिनटों बाद वह वहां पहुंच गया। उसने अपनी कार ठीक से पार्क की और दूर गरजते हुए समुद्र की ओर चल पड़ा। पहले ही देर हो रही थी और सूरज डूबने वाला था, इसलिए बीच पर ज्यादातर लोग नहीं थे। आर्यन धीरे धीरे किनारे की ओर चला और उससे कुछ दूरी पर रुक गया। उसने अपने से कुछ दूर एक छोटी चट्टान देखी और उसकी ओर चलकर उस पर बैठ गया। वो समुद्र की लय को देखते हुए मुस्कुराया। लहरों का रेत पर धीरे धीरे चढ़ना, अपने साथ समुद्र के कुछ हिस्से लाना और फिर वापस खींच जाना, किनारे के मोटे दानों को वापस लहरों में खींचते हुए। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी जिसमें नमक और समुद्री शैवाल की हल्की महक घुली हुई थी। दूर से आती समुद्री पक्षियों की आवाज ऊपर गूंज रही थी, तेज लेकिन अप्रिय नहीं, कभी कभी हवा की सरसराहट से ऊपर उठती हुई। उसके बाईं ओर सूरज क्षितिज पर नीचे लटका हुआ था, जो पानी पर नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग की धारियां बना रहा था। आसमान हर मिनट गहरा होता जा रहा था, जो सितारों की पहली झलक के साथ एक गहरे नीले गुंबद की ओर बढ़ रहा था। पास में चट्टानों का एक समूह किनारे से निकला हुआ था और पानी धीरे धीरे उनसे टकरा रहा था। एक लयबद्ध छप छप की आवाज पैदा कर रहा था, जैसे प्रकृति का दिल धीरे धीरे धड़क रहा हो। छोटे केकड़े गीली रेत पर दौड़ रहे थे। जैसे ही लहर फिर से आगे बढ़ी, वे बिलों में गायब हो गए। वह किनारे पर दूर चल रहे एक जोड़े की दबी हुई हंसी सुन सकता था। उनकी आवाजें दूरी और लहरों की लगातार फुसफुसाहट से धुंधली हो गई थी। बीच पर भीड़ नहीं थी, बस कुछ बिखरे हुए लोग थे जो सांझ की शांत सुंदरता का आनंद ले रहे थे। ये शांतिपूर्ण था।
सच में बहुत शांतिपूर्ण। आर्यन ने कुछ सोचा और उसने अपने जूते उतारे, चट्टान से खड़ा हुआ और नंगे पैर किनारे की ओर चल पड़ा। जिस क्षण उसके तलवे ठंडी रेत को छुए, उसकी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन ये ठंड के कारण नहीं थी, ये कुछ गहरा था। दाने कुछ जगहों पर नरम थे, कुछ में सख्त, और कहीं कहीं सीप या चिकने कंकड़ बिखरे हुए थे। हर कदम उसे जमीन से जोड़ रहा था, उसे अपने विचारों से दूर और वर्तमान में गहरा खींच रहा था। जैसे जैसे वह चल रहा था, रेत उसके पैरों से चिपक रही थी और पानी के हर कदम करीब जाने पर यह ठंडी और नम होती जा रही थी। वह महसूस कर सकता था कि यह उसके वजन के नीचे थोड़ा धंस रही है, उसकी एड़ियों को गले लगा रही है। हवा ने उसके बालों को धीरे से सहलाया और उसने गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को नमकीन हवा से भर लिया। कुछ और कदम और पहली लहर ने उसके पैरों की उंगलियों को चूमा। वो स्थिर हो गया। पानी ठंडा था लेकिन अप्रिय नहीं, जैसे गर्म दिन में ठंडे तौलिए का झटका। ये झागदार चादर में धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके टखनों के चारों ओर लिपट गया, फिर एक नरम खिंचाव के साथ वापस खींच लिया जिसने उसके पैरों के नीचे की रेत को खींच लिया। वह महसूस कर सकता था कि जमीन उसके नीचे खिसक रही है, हर वापसी के साथ कट रही है, जिससे उसकी एड़ियां और ज्यादा उजागर और ज्यादा धंसी हुई रह गईं। लहर फिर से आई, थोड़ी मजबूत, इस बार उसके घुटनों तक छपकी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। यह एहसास अजीब तरह से शुद्ध करने वाला और संतोषजनक था। उसकी नब्ज धीमी हो गई, उसके कंधे ढीले पड़ गए और ऐसा लगा जैसे हमेशा के लिए पहली बार उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था, किसी भी तरह के विचारों से रहित, जैसे वह बस वहीं खड़ा था, पानी में, समुद्र को आने और जाने दे रहा था। हवा उसके चेहरे से टकराई और कहीं ऊपर एक समुद्री पक्षी ने एक लंबी चीख निकाली जो जल्दी ही हवा में विलीन हो गई। क्षितिज पर नारंगी चमक और भी मंद हो गई थी और लहरों ने सूरज की उस आखिरी किरण को पकड़ा जो फिर से अंधेरा होने से पहले सोने की तरह चमक उठी। दुनिया जिंदा थी, चल रही थी, सांस ले रही थी, और वह यहाँ था, नंगे पैर और अजीब तरह से शांत। लेकिन वो अजीब शांति ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि अगले ही पल उसके दिल में एक अजीब, दम घुटने वाला एहसास भर गया। उसे नहीं पता था कि यह एहसास क्या है, लेकिन उसने इसे उस पहले साल महसूस किया था जब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, जिससे वह तकनीकी रूप से एक अनाथ बन गया था। उसने सोचा था कि उसने इससे छुटकारा पा लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गलत था। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? उसे अपने पुराने मोहल्ले में वापस जाने का मन हुआ। वह उस घर को देखना चाहता था जहां वह अपने माता पिता के साथ रहता था, वह घर जिसमें वह बड़ा हुआ था और जिसे उसने कभी अपना घर कहा था। नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं बदलेगा, और अब कई साल हो गए हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि वह प्रॉपर्टी अब वहां हो ही ना, और इससे भी ज्यादा संभावना है कि उस पर पहले से ही कोई और रह रहा हो। और जहां तक उसके माता पिता का सवाल है, उसे उन्हें देखे हुए कई साल हो गए थे और उसे कोई परवाह नहीं थी कि वे जिंदा हैं या मर गए। हालांकि उसे यकीन था कि वे जिंदा हैं। सच कहा जाए तो आर्यन अपने माता पिता से नफरत करता है। वह उनसे अपने शरीर के हर एक कण से नफरत करता है और वह अपने पिता से और भी ज्यादा नफरत करता है। उसे लगता है कि अगर उसके पिता उस दिन नहीं गए होते तो वे अब भी वही खुशहाल परिवार होते जिसे वह कभी जानता था। या शायद वह खुद को धोखा दे रहा है। क्या वे सच में एक खुशहाल परिवार थे? जहां तक उसे याद है, उसके माता पिता ने कभी भी असली पति पत्नी की तरह व्यवहार नहीं किया। ये कुछ ऐसा था जैसे दो अजनबी एक ही छत के नीचे रह रहे हों और वह बस कहीं से अचानक आ गया था। दूसरे शब्दों में, वह एक हादसा था। आर्यन एक उदास मुस्कान के साथ मुस्कुराया और एक लंबी आह भरी। उसके माता पिता अतीत की बातें हैं, वह ये सालों पहले ही जान चुका था। जो हो सकता था उस पर यादें ताज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसे आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिएगा, जीवन की सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ों का आनंद लेगा क्योंकि उसके पास पैसा है। उसने तेजी से सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा, जो कभी सुकून देने वाली थी, अब और ठंडी लग रही थी, जिससे उसके विचार और भी स्पष्ट हो गए। एक कहावत है कि अगर पैसा तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उस पर पर्याप्त पैसा नहीं लगा रहे हो, और अगर तुम कहते हो कि इससे खुशी नहीं खरीदी जा सकती तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पैसा दुनिया पर राज करता है, ये दुनिया को चलाता है। ये हर वो दरवाजा खोलता है जिसे तुम खोलना चाहते हो और उन्हें बंद कर देता है जिन्हें तुम बंद करना चाहते हो। पैसा ताकत नहीं है, लेकिन ये ताकत खरीदता है, और पर्याप्त ताकत के साथ हर चीज तुम्हारी पहुंच में होती है। अध्याय 18, इनामों का पागलपन। अगली सुबह आर्यन बाथरूम से बाहर निकला, अपने तौलिए से शरीर पोंछते हुए। घर की सफाई करने के बाद वो अभी अभी नहा कर आया था। आज उसे सिस्टम मिले हुए 7वां दिन था और आज उसका पहला साप्ताहिक साइन इन भी होगा। वह ये देखने के लिए बहुत उत्सुक और उत्साहित था कि उसे क्या मिलेगा। उसने अभी तक साइन इन नहीं किया था क्योंकि वह अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करना चाहता था ताकि वह मिलने वाले इनामों के साथ आराम से अपना समय बिता सके। ऐसा नहीं था कि उसके पास दुनिया का सारा समय नहीं था।
पिछले 6 दिनों में उसे जिस तरह के इनाम मिले थे, उसे देखते हुए उसे साप्ताहिक साइन इन इनामों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। आर्यन मुस्कुराया, उसने अपने कपड़े पहने और लिविंग रूम में चला गया। वो एक सोफे पर आराम से बैठ गया और उत्सुकता से अपने हाथ रगड़ने लगा। सिस्टम, साइन इन। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपके पहले साप्ताहिक साइन इन पर आपको 40 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको एक रिहायशी इमारत स्वर्ण महल जो मालाबार हिल, मुंबई में स्थित है, मिली है। आपको एक फरारी SF90 स्ट्रेडाले मिली है। आपको एक एस्टन मार्टिन वेंटेज GT3 मिली है। आपको एक लैम्बोर्गिनी टेमेरेरियो मिली है। जोड़ 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। प्रॉपर्टी की चाबी और उसके दस्तावेज इन्वेंटरी में हैं। कारें रिहायशी इमारत पर खड़ी हैं और उनकी चाबियां इन्वेंटरी में हैं। हे भगवान, आर्यन के पास हैरानी जताने के लिए शब्द नहीं थे। उसे उम्मीद थी कि साप्ताहिक साइन इन के इनाम अच्छे होंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने अच्छे होंगे। आर्यन को उसके बगल में रखे फोन की वाइब्रेशन ने उसके सदमे से बाहर निकाला। उसने उत्साह से उस पर एक नजर डाली और उसने देखा पूरे 40 करोड़ रुपए उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। उसका बैलेंस 18 करोड़ रुपए से बढ़कर 58 करोड़ रुपए से ज्यादा की आश्चर्यजनक रकम तक पहुंच गया था। अद्भुत, अविश्वसनीय। आर्यन के पास शब्द कम पड़ गए। उसे लगा था कि वह धीरे धीरे सिस्टम द्वारा दिए जा रहे आश्चर्यों का आदी हो रहा है, लेकिन इसने उसे एहसास दिलाया कि वह बुरी तरह गलत था। वह अपने बैलेंस को घूरता रहा और मुस्कुराता रहा। जो रकम अभी वहां आराम से पड़ी थी, वह एक ऐसी रकम थी जो बहुत से लोगों की जिंदगी बार बार बदल सकती थी। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए आह भरी। उसकी भावनाओं के साथ साथ उसके विचार भी काबू में आ गए। उसने मिली प्रॉपर्टी का नाम देखा और उसे ऑनलाइन खोजने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि वह उसे और मोहल्ले को ऑनलाइन देख पाएगा या नहीं, लेकिन उसे लगा कि जो जानकारी मिलेगी उससे उसे चीजों की समझ आ जाएगी। 1 मिनट, क्या? आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने बस प्रॉपर्टी का नाम और उसका स्थान टाइप किया था और उसे कई परिणाम मिले थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात वह रकम थी जो वह सिर्फ एक सामान्य खोज से अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। मुझे लगता है मैंने गलत सर्च कर लिया है, उसने टैब बंद करते हुए सोचा। उसने फिर से खोजने का फैसला किया और इस बार वह सिर्फ उस स्थान को खोजने वाला था जहां प्रॉपर्टी स्थित थी। कुछ सेकंड बाद आर्यन एक जोरदार, भरपूर हंसी में फूट पड़ा। हा, वाह, उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने लोकेशन खोजी थी और उसने देखा कि पहली खोज के परिणाम सही थे। उसने अपनी नई प्रॉपर्टी को लोकप्रिय खोजों में से एक के रूप में भी देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वास्तव में ब्रेकिंग न्यूज थी। मालाबार हिल के कोहिनूरों में से एक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाली प्रॉपर्टी अभी अभी एक रहस्यमयी खरीदार को बेची गई है, एक लेख में लिखा था। वाह, आर्यन सदमे में फिर से सिर्फ यही बुदबुदा सका। इस समय वह एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह महसूस कर रहा था, लेकिन क्या सच में उस पर दोष लगाया जा सकता है? उसे बिना कुछ किए इतना कुछ मिला था और भविष्य में उसे और भी बहुत कुछ मिलने वाला था। और वह झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहता कि वह डरा हुआ नहीं था, लेकिन वह साथ ही उत्साहित भी था और उसका उत्साह उसके डर पर हावी था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर छोड़ी, अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश करते हुए। उसे कुछ सेकंड लगे, लेकिन वह सफल रहा। उसने सोचा था कि 40 करोड़ रुपए बहुत हैं, लेकिन सिस्टम ने हमेशा की तरह उसे निराश नहीं किया और उसे आश्चर्य का एक अतिरिक्त डोज दिया। आर्यन के चेहरे पर एक चमकदार, चौड़ी मुस्कान खिल गई जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि वह अब देश के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ उसी मोहल्ले में रहेगा। आर्यन ने तुरंत जाकर अपना नया घर देखने का फैसला किया। उसने कारों को ऑनलाइन खोजने या अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स आवंटित करने की जहमत नहीं उठाई। उसे लगा कि जब वह वहां पहुंचेगा तो कारों को व्यक्तिगत रूप से देखना बेहतर है और उसके पास एट्रीब्यूट पॉइंट्स को आराम से आवंटित करने के लिए दुनिया का सारा समय है। लेकिन जाने से पहले वह अपने कमरे में गया और कस्टम सूट, घड़ी और जूते ले लिए। कारण, उसने सोचा था कि शायद वह जाने के बाद पेंटहाउस में वापस नहीं आएगा और इसलिए इन चीजों को अपने साथ ले जाना ही बेहतर था। वह दरवाजे पर गया और मसेराटी ग्रैंड टूरिस्मो की चाबी उठाई जहां उसने उसे छोड़ा था। उसने दरवाजा खोला और पेंटहाउस से बाहर निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने पेंटहाउस पर एक और नजर डाली और पुरानी यादों में मुस्कुराया। वह यहाँ 1 हफ्ते से भी कम समय रहा था, लेकिन उसने जो दिन यहाँ बिताए थे वे हमेशा के लिए सबसे अच्छे थे। पता नहीं मैं यहाँ वापस आऊंगा भी या नहीं, उसने सोचा और दरवाजा बंद करके अपनी निजी लिफ्ट की ओर हॉलवे में चला गया। द रॉयल कोर्ट, जुहू। आर्यन ने अपनी कार एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट के सामने पार्क की और अंदर चला गया। उसने महल पहुंचने से पहले अपने लिए कुछ खाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचेगा तो वह महल का एक बहुत ही व्यापक दौरा करेगा और वह जितना बड़ा है, ऑनलाइन देखी गई तस्वीरों के अनुसार वो काम पूरा करने के बाद खाने के लिए बहुत थक जाएगा। जैसे ही वो रेस्टोरेंट की ओर चला, उसने कुछ जरूरी सोचा। सिस्टम, क्या मैं पेंटहाउस बेच सकता हूँ या उसे किराए पर दे सकता हूँ?
नहीं, होस्ट, सिस्टम द्वारा दी गई प्रॉपर्टी और संपत्ति बेची या दी नहीं जा सकती। अच्छा, उसका वास्तव में पेंटहाउस बेचने या किराए पर देने का कोई विचार नहीं था, लेकिन वह संभावना के बारे में उत्सुक था। लेकिन अब जब उसे सिस्टम से जवाब मिल गया है तो वह इसे भूल जाएगा। अब फालतू की बातें सोचना बंद करें और कुछ खाने को लें। वह रेस्टोरेंट का दरवाजा खोलने ही वाला था कि कोई उससे टकरा गया। उसने अपना सिर उठाया और उस व्यक्ति को देखा, और उसने एक युवक को देखा जो उससे थोड़ा बड़ा लग रहा था। ये क्या बकवास है? क्या अंधा है बे? देखकर नहीं चल सकता, गधे? युवक ने चिढ़कर पूछा। आर्यन ने युवक के बिना माफी वाले लहजे को सुनकर हल्की सी भौहें सिकोड़ी। युवक ने आर्यन के चेहरे पर शिकन देखी और उसकी चिढ़ बढ़ गई। वह पहले से ही इस बात से नाराज था कि कोई ऐरा गहरा उससे टकरा गया, लेकिन यह और भी बुरा था क्योंकि वह व्यक्ति एक अजीब कीड़ा था। अजीब कीड़े, मेरे रास्ते से हट जा। तू मुझसे टकराया और माफी नहीं मांग सकता, लेकिन बेवकूफ मत बन। मेरे पास तुझ जैसों पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। वह गुर्राया और आर्यन को रास्ते से हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह हिला नहीं। आर्यन, जो पहले से ही मौजूदा स्थिति और अपने सामने खड़े जानवर के गंदे मुंह से बहुत चिढ़ा हुआ था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और कार्रवाई करने का फैसला किया। लगभग बिजली की तेजी से उसने आगे बढ़कर युवक का हाथ जो उसके कंधे पर था पकड़ लिया और निचोड़ दिया। कड़ाक, हड्डी टूटने की आवाज गूंजी, जिसके बाद युवक की खून जमा देने वाली चीख निकली और वह घुटनों के बल गिर गया। कमीने के बच्चे! आर्यन ने उसे अपनी हड्डियों में कंपा देने वाली नजरों से देखा और उतनी ही बर्फीली आवाज में धीरे धीरे बोला, अगली बार अपनी तमीज का ध्यान रखना, या बेहतर है अपना मुंह बंद रखना ताकि किसी अजीब कीड़े के हाथों मारे न जाओ। भाड़ में जा, जहनुम में जा, अजीब कीड़े। तू जानता है मैं कौन हूँ? है तू जानता है कि तू किससे पंगा ले रहा है? मैं अपने सामने शोर मचाने वाली चीज को और सुनने को तैयार न होते हुए आर्यन ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, जिससे वो चुप हो गया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने हाथ झाड़े जैसे वह गंदगी साफ कर रहा हो। उसने फर्श पर पड़े व्यक्ति पर एक नजर भी नहीं डाली, उसके ऊपर से गुजरा और रेस्टोरेंट में चला गया। युवक ने ये देखा और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमीने, बस तू रुक, मैं तेरे लिए वापस आऊंगा और मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगा। कमीने के बच्चे, भाड़ में जा। वह फर्श से खुद को उठाते हुए दहाड़ा, लेकिन आर्यन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही उसकी किसी धमकी को स्वीकार किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने शुरू से ही उसकी कोई परवाह नहीं की थी। अध्याय 19, स्वर्ण महल। आर्यन ने अपना समय लेते हुए ऑर्डर किए गए भोजन का आनंद लिया। रेस्टोरेंट वास्तव में अपने नाम और एक आलीशान प्रतिष्ठान के खिताब का हकदार था, क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। हालांकि खाते समय आर्यन ने एक बात पर ध्यान दिया। पहले के विपरीत, जब वह बिना सोचे समझे मुंह में खाना ठूंस लेता था, अब वह खुद को एक शांत शालीनता के साथ पेश कर रहा था। हर निवाले के साथ वह सहज रूप से सामग्री और खाना पकाने की तकनीकों की पहचान कर सकता था, जैसे कि उसे किसी मिशेलिन स्टार किचन में प्रशिक्षित किया गया हो। यहाँ तक कि उसका आसन, हाव भाव और छुरी कांटा पकड़ने का तरीका भी सहज रूप से उचित लग रहा था। शुरू में यह अजीब लगा, लेकिन उसे जल्दी ही इसकी आदत हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह भोजन के बारे में मिल रहे इस ज्ञान का क्या करेगा, लेकिन फिर भी उसने इसकी सराहना की। अपना भोजन समाप्त करने के बाद उसने वेट्रेस को बुलाया और अपना बिल चुकाया। ये सब निपटाकर वो खड़ा हुआ और रेस्टोरेंट से निकल गया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। सूरज पहले ही निकल चुका था और आसमान में तेजी से चमक रहा था, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि यह उसके लिए एक शानदार दिन होने वाला था। खैर, दिन तो पहले से ही उसके लिए बहुत अच्छा जा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये और भी बेहतर हो सकता है। स्वर्ण महल, मैं आ रहा हूँ। वो अपनी कार के पास गया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ इंजन चालू किया और मालाबार हिल की ओर ड्राइव शुरू कर दी। सड़कें धीरे धीरे आलीशान उपनगरीय आराम से बदलकर उस शाही शान में बदल गई जो सिर्फ सबसे खास मोहल्लों में ही मिलती है। डिजाइनर घर अब बड़े बड़े गेट वाले एस्टेट में बदल गए थे, जिनमें से हर एक धन और इतिहास का किला था। लगभग आधे घंटे के बाद वो उस शांत, पेड़ों से घिरी सड़क पर मुड़ा जहां स्वर्ण महल स्थित था। उसने गति धीमी कर दी। प्रॉपर्टी के किनारे लगी ऊंची बाड़ों की दीवारों की प्रशंसा करते हुए। बाड़ें बेदाग थीं, घनी, गहरे हरे रंग की और पूरी तरह से 6 फीट तक छटी हुई। उनकी ऊंची एकरूपता ने एस्टेट को एक एकांत, लगभग शाही एहसास दिया, जो सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट और कभी कभी पत्तों से छनकर आती सूरज की चमक से ही टूटता था। जैसे ही वो महल के सामने के गेट के पास पहुंचा, वे एक धीमी यांत्रिक ध्वनि के साथ अपने आप खुलने लगे। आर्यन मुस्कुराया। सिस्टम ने पहले ही उसकी कार की नंबर प्लेट को एस्टेट के सुरक्षा ग्रिड में दर्ज कर दिया था और इसलिए रिमोट या बजर की कोई जरूरत नहीं थी, जैसे उसके आने की उम्मीद पहले से ही की गई हो। वो धीरे धीरे गेट से अंदर गया। उसकी आंखें चौड़े पत्थर से पक्के ड्राइववे और उसके दोनों ओर फैले विशाल हरे लॉन को देख रही थीं। गेट उसके पीछे बंद हो गए, उसे अपने नए इनाम के अंदर सील करते हुए।
महल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में एक पल लगा क्योंकि ड्राइववे लंबा था जिसके दोनों ओर एक बड़ा खुला मैदान था। उसने महल के सामने ऊंचे सफेद स्तंभों पर टिके एक घुमावदार पोर्च के ठीक पहले गाड़ी पार्क की। इमारत का अग्रभाग आधुनिक यूरोपीय डिजाइन का एक शाहकार थी, भव्यता जिसमें कोई भद्दापन नहीं था। क्रीम रंग का पत्थर, नरम किनारों वाले मेहराब, कांसे के फिक्सचर और स्मार्ट टिंट ग्लास वाली चौड़ी खिड़कियां। आर्यन कार से बाहर निकला। उसके चारों ओर की हवा रास्ते के किनारे लगे नींबू के पेड़ों से आती खुशबू से महक रही थी। उसने अपने सामने की संरचना के विशाल पैमाने की प्रशंसा करने के लिए एक पल लिया, फिर एक शांत सांस के साथ वह सामने के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। बड़े ओक के दरवाजों के बगल में पत्थर में एक चमकदार पैनल लगा हुआ था। उसने 6 अंकों का पासकोड डाला और अपना अंगूठा बायोमेट्रिक स्कैनर पर रखा। डिवाइस के बीप करने से पहले एक संक्षिप्त क्षण बीता, जिसके बाद स्मार्ट लॉक के खुलने की शांत क्लिक की आवाज आई। भारी दरवाजा अनलॉक हो गया और धीरे धीरे अपने आप खुल गया। आर्यन ने हाथ बढ़ाकर उसे एक छोटा सा धक्का दिया। ये पूरी तरह से खुल गया, जिससे भव्य इंटीरियर का एक हिस्सा दिखाई दिया। संगमरमर के फर्श, पीतल की रेलिंग वाली घुमावदार सीढ़ी, इनसेट लाइटिंग वाली ऊंची छतें और पॉलिश किए हुए काले और सुनहरे फिक्सचर जो सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। वो मुस्कुराया और एक और लंबी आह भरी, फिर महल में एक कदम रखा। जिस क्षण आर्यन ने स्वर्ण महल के भव्य प्रवेश द्वार से कदम रखा, ठंडी हल्की सुगंधित हवा की एक लहर ने उसका स्वागत किया। ठंडा नीलगिरी और हल्की लवेंडर की खुशबू वातावरण में मिली हुई थी, जो हाई एंड HVAC सिस्टम के माध्यम से सावधानी से प्रवाहित की जा रही थी। वो एक विशाल 2 मंजिला फ्लोर में खड़ा था, जो ऊंची खिड़कियों और बहुत ऊपर एक कांच के रोशनदान से आती प्राकृतिक रोशनी से भरा हुआ था। पॉलिश किया हुआ संगमरमर का फर्श उसके पैरों के नीचे हाथीदांत और शैंपेन रंगों के चेकरबोर्ड पैटर्न में फैला हुआ था। बीच में एक गोलाकार जड़ा हुआ डिजाइन था, नाजुक लेकिन प्रभावशाली, एस्टेट का एक शैलीबद्ध प्रतीक जो पत्थर में ही उकेरा गया था। उसके बाईं ओर एक जुड़वां सीढ़ी एक चौड़े घुमाव में ऊपर की ओर जा रही थी। दोनों तरफ ऊपर एक चौड़ी मंजिल पर मिल रही थी। हैंडल पॉलिश किए हुए पीतल के बने थे, जो गहरे अखरोट की लकड़ी के कदमों के साथ मेल खाते थे, जो छत की परिधि के साथ चल रही अलंकृत मोल्डिंग से मेल खाते थे। सब कुछ चमक रहा था, ऊपर लगे झूमर से जो कस्टम वेनेशियन क्रिस्टल से बना था, लेकर दरवाजे के हैंडल तक जो ब्रश किए हुए प्लेटिनम में लिपटे थे। आर्यन ने धीरे से सांस छोड़ी। ये जगह पागलपन है। उसने ये सब आत्मसात करते हुए भव्य फ्लोर में धीमे कदम रखे। वह दाईं ओर मुड़ा और खुद को एक औपचारिक बैठक कक्ष में पाया, विशाल और उज्ज्वल। इसमें एक बड़ा घुमावदार सोफा था, जो एक गोलाकार पत्थर की मेज के चारों ओर केंद्रित था। फर्श से छत तक की खिड़कियां सीधे बाहरी पूल और बगीचे की ओर खुलती थीं, लेकिन वर्तमान में स्वचालित स्मार्ट ब्लाइंड से ढकी हुई थीं, जो सूरज की स्थिति के साथ समायोजित होती थीं। एक दीवार में दुर्लभ पुस्तकों, मूर्तियों और खास कला से भरी अलमारियां थीं। दूर की दीवार में एक चिमनी थी, जिसमें एक संगमरमर का मेंटल और तापमान और लौ की ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए एक टच स्क्रीन थी। वो महल में और अंदर घूमा, एक गलियारे में बाईं ओर गया जहां रोशनी और सुरुचिपूर्ण दीवार लैंप रास्ता रोशन कर रहे थे। हर दालान का अपना एक खास सौंदर्य था, एक गहरे नीले रंगों में पीतल की सजावट के साथ, दूसरा नर्म ग्रे में जिसके दोनों ओर फर्श तक की गैलरी के पीस थे। इसके बाद डाइनिंग रूम था, राजघरानों के लिए उपयुक्त एक कमरा। कार्पथियन एल्म की एक ही सिले से बनी एक कस्टम डाइनिंग टेबल 12 फीट लंबी थी, जिसके चारों ओर सोने के फ्रेम वाली आरामदायक चमड़े की कुर्सियां थीं। मेज के ऊपर एक मूर्तिकला जैसा लाइटिंग फिक्सचर तैर रहा था। दर्जनों पतले कांच के टुकड़े गिरती हुई बर्फ की तरह लटके हुए थे, सभी व्यक्तिगत रूप से रोशन थे। इसके बगल में शो किचन था, डबल आइलैंड लेआउट, सभी कैलाकेटा मार्बल में लिपटे हुए, टॉप ऑफ द लाइन उपकरण, सब जीरो फ्रिज, लाकोनू रेंज, बिल्ट इन एस्प्रेसो बार और यहाँ तक कि एक छिपी हुई वॉक इन पेंट्री जो पहली नजर में एक और दीवार लगती थी। किनारे पर शेफ का किचन था, उतना ही बड़ा लेकिन पूरी तरह से अलग, जो कैटरिंग या निजी कर्मचारियों के लिए परफेक्ट था। एक त्वरित खोज उसे वाइन सेलर तक ले गई। मुख्य स्तर के नीचे एक तापमान नियंत्रित कांच के दरवाजे के माध्यम से छिपा हुआ विंटेज वाइन की पंक्तियां कस्टम रैक में क्षैतिज रूप से रखी हुई थीं। प्रत्येक बोतल अपने टैग डिस्प्ले के साथ धीरे धीरे रोशन थी। इसमें एक छोटा बार, 2 स्टूल और एक मार्बल टेस्टिंग स्लैब के साथ एक टेस्टिंग कॉर्नर भी था। फिर आर्यन मनोरंजन विंग में गया। हाँ, विंग थिएटर पूरी तरह से 10 शानदार रिक्लाइनर, दीवारों पर नरम नीली रोशनी, साउंड प्रूफिंग पैनल और 13 फीट की सिनेमा स्क्रीन से सुसज्जित था। इसमें 7.2.4 सराउंड साउंड, अदृश्य सीलिंग स्पीकर और अधिकतम तल्लीनता के लिए मखमली ब्लैकआउट पर्दे थे। इसके सामने एक गेमिंग और मनोरंजन कक्ष, क्लासिक और आधुनिक का मिश्रण, बिलियर्ड टेबल, रेट्रो आर्केड कॉर्नर और कंसोल और पीसी गेमिंग के लिए स्क्रीन से सजी एक पूरी दीवार। आर्यन कुछ देर वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। जैसे ही उसने बड़ी कांच की स्लाइडिंग दरवाजों के माध्यम से पिछवाड़े की खोज की, एक नरम झरने की आवाज हवा में भर गई। मुख्य पूल सुबह के सूरज के नीचे चमक रहा था, जिसमें पानी के नीचे LED लाइटिंग, एक स्विम अप बार और बीच में एक फायर पिट के साथ एक धंसा हुआ लाउंज था।
एक अलग स्पा क्षेत्र था जिसमें एक हॉट टब एक छतरी से ढका हुआ था और गर्म रातों के लिए धुंध प्रणाली थी। पूल के बगल में कैबाना और आउटडोर किचन था, मार्बल काउंटर, बर्फ की मशीन, तेपनिया की ग्रिल, बिल्ट इन स्मोकर, कई फ्रिज और ठंडी शामों के लिए नीचे हीटिंग कॉइल के साथ एक 12 सीटों वाली घुमावदार आउटडोर डाइनिंग टेबल। अंदर लौटकर आर्यन दाहिनी घुमावदार सीढ़ी से ऊपर गया। दूसरी मंजिल पर हर दालान में आर्ट लाइटिंग और पैरों के नीचे फारसी रन से नरम की गई ड्रिल लकड़ी थी। अतिथि कक्ष मिनी स्वीट की तरह ज्यादा थे। प्रत्येक में किंग साइज बेड, कस्टम अलमारियां, गर्म फर्श वाले संलग्न बाथरूम और निजी बालकनियां थी जहां से या तो बगीचों या शहर का नजारा दिखता था। फिर वो मास्टर विंग में पहुंचा। मास्टर बेडरूम विशाल था, उसके पूरे पेंट हाउस से भी बड़ा। तैरते हुए पैनल वाली ऊंची छत, छिपी हुई रोशनी, एक स्लेट की दीवार में बनी एक चिमनी और लगे मनोरम दृश्य वाली फर्श से छत तक की खिड़कियां। खिड़कियों के पास एक नरम लाउंज कुर्सी रखी थी जिसके बगल में एक मार्बल बेस पर एक दूरबीन लगी हुई थी। बिस्तर एक कस्टम प्लेटफॉर्म किंग था जो चमड़े में फ्रेम किया गया था और नरम ग्रे मिस्र के कपास में लिपटा हुआ था। दोनों तरफ सोने की सजावट वाले नाइट स्टैंड और वॉइस एक्टिवेटेड स्मार्ट हब थे। वॉक इन क्लोजेट, यह कोई क्लोजेट नहीं था, यह एक बुटीक शोरूम था। कांच के सामने वाली अलमारियां, घूमने वाले एक्सेसरी डिस्प्ले, मखमल लाइन वाले दराजों के साथ आईने वाले आइलैंड और यहाँ तक कि लंबी अवधि के भंडारण के लिए एक एकीकृत सुगंध विसारक अलमारी भी। मास्टर बाथरूम अपने आप में एक अनुभव था। दोहरी वैनिटी, एक बेडरूम जितना बड़ा रेन शॉवर जिसमें प्रोग्राम करने योग्य पानी के प्रवाह की सेटिंग थी, हाथ से तराशे गए पत्थर से बना एक सोकिंग टब, ऐप या पैनल द्वारा नियंत्रित मूड लाइटिंग और टब के ठीक ऊपर एक वापस लेने योग्य रोशनदान। आर्यन को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से प्रॉपर्टी का दौरा कर रहा था जब तक कि वह वापस नीचे नहीं आ गया। वह एक निजी पुस्तकालय, एक पूरी तरह से सुसज्जित होम जिम और एक छिपे हुए दरवाजे के पास से गुजरा जो एक सुरक्षित तिजोरी और पैनिक रूम की ओर जाता था। आखिरकार वह लिविंग एरिया में लौट आया। एक संतुष्ट आह के साथ वह एक अति नरम मखमली सोफे पर बैठ गया, गेंदों में ऐसे धंस गया जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर लौट रहा हो। वह पीछे टिक गया, बाहें बैकरेस्ट के साथ फैली हुई थी, सिर थोड़ा ऊपर की ओर झुका हुआ था क्योंकि उसने एक बार फिर कमरे को देखा। सूरज की रोशनी स्मार्ट ग्लास पैनलों के माध्यम से धीरे धीरे छन रही थी जो संगमरमर के फर्श पर गर्म सोना बिखेर रही थी। आर्यन मन ही मन धीरे से हंसा, फिर एक चमकदार संतुष्ट मुस्कान में खिल गया। उसने सिस्टम के साथ अभी एक पूरा हफ्ता भी नहीं जिया था और फिर भी वह यहाँ था, मालाबार हिल के एक कोहिनूर में बैठा। उसके खाते में लाखों और एक अविश्वसनीय स्तर की दौलत थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने फिर से सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे इसकी आदत हो सकती है। अध्याय 20, मामूली बातें। इस बीच जब आर्यन महल के दौरे का आनंद ले रहा था और अद्भुत नज़ारे को देख रहा था, महल के गेट से कुछ दूरी पर एक काली कार जो कुछ देर से वहां खड़ी थी अब वापस जा रही थी। कार के अंदर एक जाना पहचाना युवक था जिसे आर्यन पहचान लेता और वह 2 अधेड़ उम्र के आदमियों के साथ था, एक जो कार चला रहा था और दूसरा जो पैसेंजर सीट पर बैठा था। हम यहाँ बाहर क्या बकवास कर रहे हैं जब वो अंदर है, युवक ने बहुत गुस्से वाली आवाज में कहा और प्रॉपर्टी की दीवारों को घूरने लगा। क्या तू पागल है? कुत्ते की तरह भौंकना बंद करेगा और ठीक से सोचेगा? पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी ने चिढ़कर कहा। हम जुहू के बाहरी हिस्से से उसका पीछा करते हुए आए और वह मालाबार हिल में घुस गया। क्या तुझे लगता है कि वह कोई साधारण इंसान है? कमीने, एक बार के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। इसके अलावा वो अभी अभी स्वर्ण महल में गया है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और आगे कहा, मैंने सुना है कि इसे आज सुबह ही एक रहस्यमयी खरीदार को बेचा गया है। मुझे यकीन नहीं है कि वह बच्चा ही वह रहस्यमयी खरीदार है, लेकिन अगर वह नहीं भी है तो वह निश्चित रूप से उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। तो हम उसे बस ऐसे ही जाने देंगे? उसने मेरा कमीना हाथ तोड़ दिया, युवक गुस्से में चिल्लाया। क्या तू चिल्लाना बंद करेगा, जैकी? पैसेंजर सीट वाले आदमी ने उस पर वापस चिल्लाया। तूने कहा कि उसने तेरा हाथ तोड़ दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू ही निश्चित रूप से मुसीबत मोल लेने गया था और अब तू चाहता है कि हम इसे संभालें। भगवान के लिए, तू अब बड़ा हो गया है। बड़ा बन और अपने कामों की जिम्मेदारी ले। रोना धोना करने वाला बच्चा बनना बंद कर। मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, वरुण, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि किसी ने हमारे भाई पर हाथ उठाया है। हमें उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, ड्राइवर ने कहा। तो तुम क्या करने का सुझाव देते हो, रोहित? वरुण ने पूछा। पहले हम उसकी जांच करेंगे और उसके बारे में जो कुछ भी पता कर सकते हैं पता करेंगे। हमें ये पुष्टि करनी होगी कि क्या वह रहस्यमयी खरीदार है या उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर मामला ऐसा है जिसे हम आसानी से संभाल सकते हैं तो हम इसे चुपचाप निपटा देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें कुछ मदद बुलानी होगी। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमेशा कोई उससे ऊपर होता है, रोहित ने जवाब दिया। जो भी हो, लेकिन मैं हर समय जैकी का ख्याल रखते रखते थक गया हूँ।
उसे बड़ा होना होगा, वो अब बच्चा नहीं है, वरुण ने कहा। सुना तूने, जैकी, बड़ा बन, रोहित ने कहा। जैकी ने अपने भाइयों की बातों पर अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली और दांत पीसे। वो अंदर से उबल रहा था और खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि वह प्रॉपर्टी में घुसकर उस अजीब कीड़े की धुलाई कर दे, लेकिन यह नामुमकिन था। सच तो यह था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को उसने ऐरा गहरा समझा था, वह वास्तव में मालाबार हिल में रहेगा। अगर वह यहाँ नहीं रहता तो बात पूरी तरह से अलग होती, लेकिन उसका यहाँ रहना और करोड़ों की संपत्ति तक पहुंच होना, इसका मतलब था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। फिर भी वह हार नहीं मानेगा। आंख के बदले आंख, टूटे हाथ के बदले टूटा हाथ। और जिसकी चर्चा हो रही थी, वह खुशी खुशी आरामदायक सोफे पर पसरा हुआ था और खुद का आनंद ले रहा था। उसने अपना फोन उठाया और समय देखा, और उसने देखा कि लगभग शाम हो चुकी थी। वो दोपहर की शुरुआत में महल में पहुंचा था और उसे घर का दौरा करने में लगभग पूरी दोपहर लग गई थी। इससे पता चलता है कि प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है। आर्यन अभी भी इस बात पर मुस्कुरा रहा था कि ऐसी प्रॉपर्टी का मालिक होना कितना सपने जैसा लगता है। पहले उसने सोचा था कि मालाबार हिल का कोहिनूर का खिताब सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए दिया गया था, लेकिन अब जब उसने इसे व्यक्तिगत रूप से देख लिया था, उसे लगता है कि यह वास्तव में इस खिताब का हकदार है। मैंने अभी तक नई कारें नहीं देखी हैं। वह तुरंत खड़ा हो गया और गैराज की ओर चला गया। उसे सिस्टम से मिली उन 3 जानवरों को देखना था। गैराज अंडरग्राउंड स्थित है और इसमें 12 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी करने की जगह है। बाहर से गैराज में प्रवेश एक ढलान वाला ड्राइव इन है, जिसके आखिर में एक दरवाजा है जो लाइसेंस प्लेट को महसूस करने पर अपने आप खुल जाएगा। और गैराज के बाहर एक बायोमेट्रिक स्कैनर भी है जब नई अपंजीकृत कारें लाई जाती हैं, और अंदर महल से इसे एक्सेस करने के लिए है। महल को अंडरग्राउंड गैराज से जोड़ने वाले आंतरिक दरवाजे पर खड़े होकर उसने बायोमेट्रिक स्कैनर पर अपना अंगूठा दबाया और उसे एक बीप की आवाज सुनाई दी और स्कैनर हरा हो गया। एक बीप की आवाज आई और दरवाजे ने एक क्लिक की आवाज की, जिससे आर्यन को पता चला कि यह अब अनलॉक हो गया है। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, एक लंबी आह भरी और दरवाजे को धकेलकर खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, रोशनी एक एक करके जलने लगी, जिससे पॉलिश किए हुए एपॉक्सी फर्श पर गर्म रोशनी के गोले फैल गए, जैसे मंच की रोशनी खुल रही हो। हर बल्ब धीरे धीरे गुनगुनाता हुआ लग रहा था, जिससे विशाल अंडरग्राउंड गैराज रोशन हो गया। और विशाल तो वह था ही। पहली चीज जिसने उसे प्रभावित किया वह थी हर चीज की सफाई। पूरी जगह बेदाग थी। दीवारों पर ब्रश किए हुए एल्यूमिनियम और मैट ब्लैक एक्सेंट लगे थे। फर्श एक हाई ग्लॉस रेजिन फिनिश के नीचे चमक रहा था, और छत की रोशनी एक ग्रिड जैसे पैटर्न में लगी हुई थी ताकि छाया कम से कम हो। हवा में एक हल्की महक भी थी, जैसे महंगे चमड़े और मशीन के तेल की। ये किसी शोरूम की महक थी। तापमान ठंडा और परफेक्ट था, क्योंकि यह नियंत्रित था। वो और अंदर गया। उसकी एड़ी की आवाज चौड़े चैम्बर में हल्की गूंज रही थी। गैराज में आसानी से 12 से ज्यादा वाहन रखे जा सकते थे, जिसमें चौड़े, स्पष्ट रूप से चिन्हित स्थान थे। दूर की दीवार पर टूल कैबिनेट और डिटेलिंग स्टेशन लगे हुए थे, चिकने और स्टेनलेस, जैसे किसी कार उत्साही के लिए सर्जिकल उपकरण। एक कोने में लेवल 2 चार्जर के साथ एक एफ चार्जिंग स्टेशन भी था। और इन सब के बीच में, सीधे ऊपर की रोशनी के नीचे, सिस्टम से मिली 3 कारें खड़ी थीं। आर्यन रुका और पलकें झपकाईं, और फिर उसने एक सांस छोड़ी जिसे उसने अनजाने में रोक रखा था। फरारी SF90 स्ट्रेडाले स्पॉटलाइट में किसी तलवार की धार की तरह चमक रही थी। उसकी सुर्ख लाल बॉडी पिघले हुए धातु में डूबी हुई लग रही थी। उसके वायुक्तिकीय डिजाइन के घुमाव प्रकाश को पकड़ रहे थे और उसे दीप्तिमान धारियों में फेंक रहे थे। ठीक इसके बगल में एस्टन मार्टिन वेंटेज GT3 खड़ी थी, एक पूरी तरह से अलग दर्जे का जानवर। ये कच्ची थी, एक प्रदर्शन मशीन जो ट्रैक के लिए पैदा हुई थी, लेकिन इतनी परिष्कृत थी कि एक अरबपति के गैराज में हो। और आखिर में लैम्बोर्गिनी टेमेरेरियो थी, एक ऐसी मशीन जो कार कम और रफ्तार के किसी देवता द्वारा बनाई गई चीज ज्यादा लग रही थी। उसकी बॉडी एक हाई ग्लॉस ऑब्सिडियन ब्लैक में फिनिश की गई थी, जिसमें मोती जैसे कण थे जो ऊपर की रोशनी के नाचने पर सूक्ष्म रूप से झिलमिलाते थे। कैची वाले दरवाजे फिलहाल बंद थे, लेकिन आराम की स्थिति में भी वे उस नाटक का संकेत दे रहे थे जिसके वे काबिल थे। बॉडी की तराशी हुई लाइनें किसी नियंत्रित तूफान की तरह मुड़ी हुई थीं। हर इंच रूप और कार्य का संगम था। आर्यन वहां खड़ा रहा, अवाक और अविश्वास में। ये 3 हाइपर कारें सब उसकी हैं। वह धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमा, उंगलियां हल्की हल्की सतहों पर फिराते हुए, जैसे वह खुद को उस मीठे सपने से जगाने की कोशिश कर रहा हो जिसमें वह था। शायद मुझे किसी एक को सवारी के लिए बाहर ले जाना चाहिए, वो बुदबुदाया और अपनी आंखें लैम्बोर्गिनी पर टिका दी। वो मुस्कुराया और तुरंत इन्वेंटरी से उसकी चाबी निकाली और ड्राइवर साइड की ओर चला गया। उसने अनलॉक बटन दबाया और कार ने बीप की, ये दर्शाता हुए कि यह अब अनलॉक हो गई है। उसने दरवाज़ा खोला और आराम से ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। कार की ड्राइवर सीट बस परफेक्ट थी। ऐसा लगा जैसे वह एक कॉकपिट में बैठा हो, जैसा कि निर्माता का इरादा था।
उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखा और धीरे धीरे अपना हाथ इग्निशन बटन पर लाया। आर्यन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, एक लंबी आह भरी और इग्निशन बटन दबाया। अगले ही पल एक जंगली दहाड़ सुनाई दी और कार का इंजन चालू हो गया। इसी की तो बात कर रहा था मैं। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और कार को गैराज से बाहर निकाल दिया। गैराज का बाहरी दरवाजा अपने आप खुल गया और आर्यन बाहर निकल गया, ड्राइववे से गेट तक, जो उसके पहुंचने पर अपने आप खुल गया, जिससे वो बाहर निकल सका। बाहर उसने चारों ओर देखा और उसने देखा कि जो काली कार रेस्टोरेंट से निकलने के बाद से उसका पीछा कर रही थी, वो नजर में नहीं थी। चले गए। मुझे लगा कि वे मेरे आने का इंतजार करेंगे और फिर मुझ पर हमला करेंगे। लगता है उन्होंने सोच विचार कर लिया। उसने रेस्टोरेंट से निकलने के कुछ मिनट बाद ही कार को उसका पीछा करते हुए देख लिया था। उसे लगा कि यह वही युवक है जिसके साथ उसकी थोड़ी झड़प हुई थी। उसे उम्मीद थी कि वे रास्ते में कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और तब तक उसका पीछा किया जब तक वो प्रॉपर्टी में नहीं चला गया। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वे क्या करना चाहते हैं। जो भी हो, मैं उन्हें चीर कर रख दूंगा। उसने मामूली बातों के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया और कार को मालाबार हिल की सड़कों पर दौड़ा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, थम्स अप का चिन्ह और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बने। दिल